तो आज के वीडियो में हम जिस फ़िल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है लाइगर। तो लाइगर फ़िल्म का जो हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम ये जो वर्ज़न्स है वो कौन से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफ़िशियली देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा फ़िल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फ़िल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग में बातचीत करेंगे। साथ ही में फ़िल्म का एक रिव्यू करने वाले हैं, जहाँ पे हम आपको इस फ़िल्म की कहानी और उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट था, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। साथ ही में इस फ़िल्म की स्टार कास्ट की परफ़ॉर्मेंसेज़ के बारे में बातचीत करेंगे। फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में चर्चा होने वाली है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइगर जो 2022 की इंडियन स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है। इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया था। इसके अलावा तमिल, मलयालम और कन्नड़ा ये 3 वर्जन्स में फिल्म को डब किया गया है। इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो पूरी जगन्नाथ का था। उसके ऊपर डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीज़ें पूरी जगन्नाथ ने खुद की हुई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि पुरी जगन्नाथ वो खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। उनके साथ करण जौहर थे, चार्मिक और अपूर्वा मेहता और हीरो यश जौहर ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 100 से सवा सौ करोड़ के बजट के आसपास का बनाया गया था। यानी कि एक हाई बजट फिल्म थी, जिसके लीड रोल में थे नन अदर देन विजय देवरकोंडा। उनके अपोजिट कास्ट की गई थी अनन्या पांडे को। इनके अलावा रम्या कृष्णन, रोनित रॉय, विशु रेड्डी, अली, मकरंद देश पांडे, गेटअप श्रीनु, चंकी पांडे और माइक टाइसन आपको इस फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जहाँ पे माइक टाइसन ने इस फिल्म में क्लाइमेक्स में एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी की हुई विष्णु शर्मा ने, एडिटिंग की हुई जुनैद सिद्दीकी ने, जिन्होंने इस फिल्म को 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे 18 मिनट की देखने को मिलेगी। जिसके म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है सुनील कश्यप ने, जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और इसको कंपोज किया हुआ था। जिसके अलावा जो सॉन्ग्स थे उसको कंपोज अलग-अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने किया हुआ था। फिल्म में टोटल 8 गाने हैं, जिसको हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था, दूसरी लैंग्वेज में रिक्रिएट किया गया था, जिसके राइट्स है वो सोनी म्यूजिक इंडिया को अच्छी प्राइस में बेचे गए थे। तो ये सभी गाने फिलहाल में सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी लैंग्वेज में सुनने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ए फिल्म्स और श्री कार्तिकेय सिनेमाज ने मिलकर इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। वैसे अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई गई थी। जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था, कुछ वर्ड्स को म्यूट किया हुआ था। वहीं पे इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन और पूरी कनेक्ट ने इस फिल्म को करीबन 125 करोड़ के बजट के साथ बना के रिलीज किया हुआ था। इस फिल्म की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत करें तो प्री प्रोडक्शन शुरुआत करते हैं विजय देवरकोंडा जो इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद उनको कुछ ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड भेजा गया था, जहाँ पे उनके फिजिकल परफॉर्मेंसेस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की गई थी। इसके अलावा वो एक हकलाते हुए बोलने वाले किक बॉक्सर थे, तो उसके लिए भी उनको ट्रेनिंग दी गई थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट पहले जानवी कपूर होने वाली थी, लेकिन उनके पास काफ़ी सारी ऐसी फ़िल्में थी जिसकी डेट इस फ़िल्म के साथ मैच हो रही थी। जिसके चलते बाद में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और बाद में इस फ़िल्म को अनन्या पांडे को ऑफ़र किया गया था, जिन्होंने इस फ़िल्म को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। इस फ़िल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो पहले मनीष शर्मा देने वाले थे, वो लेकिन उसके बाद में चेंज किया गया, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है, वो दोनों मनीष शर्मा ही कंपोज़ करने वाले थे। लेकिन बाद में सॉन्ग्स के लिए अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर को चूज़ किया गया। वहीं पे बैकग्राउंड के लिए चूज़ किया गया था सुनील कश्यप को। तो इस तरह से म्यूज़िक डायरेक्टर के ऊपर काम किया गया था। सितंबर 2021 को एक ऑफ़िशियल अपडेट आई हुई थी कि बॉक्सर माइक टायसन जो इस फ़िल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस देने वाले, जिनका इंडियन सिनेमा में एक्टिंग डेब्यू होने वाला है। इसके अलावा इस फ़िल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो 20 जनवरी 2020 को इस फ़िल्म की फ़िल्मिंग स्टार्ट की गई थी, जब टेंटेटिव टाइटल रखा गया था फाइटर। 40 दिनों का एक लंबा शेड्यूल चला था, जहाँ पे प्रोडक्शन को बाद में मार्च 2020 में रोकना पड़ा था कोविड-19 की वजह से।
और उसके बाद में इस फ़िल्म को काफ़ी लंबे समय के बाद करीबन फरवरी 2021 में स्टार्ट किया गया था। तो इतने लंबे अंतराल के बाद फ़िल्म का सेकंड शेड्यूल है उसको हैदराबाद में शूट किया गया था। वहीं पे अप्रैल 2021 में सभी चीज़ें प्रोडक्शन के डिले होने की वजह से सेकंड वेव की वजह से बार-बार फ़िल्म रिज़्यूम और पॉज़ हो रही थी। उसके बाद में फ़िल्म के कास्ट और क्रू ने इस फ़िल्म की शूटिंग को सितंबर 2021 में रिज़्यूम किया हुआ था। नवंबर 2021 में कास्ट और क्रू ने लास वेगास में एक शूटिंग रखी हुई थी। छोटा-सा पोर्शन था, जहाँ पे माइक टायसन के साथ विजय देवरकोंडा का एक फाइट सीक्वेंस और ओवरऑल एक उनका जो क्लाइमेक्स में एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस था माइक टायसन का, वो वहाँ पे शूट किया हुआ था। इस फ़िल्म की शूटिंग को पूरी तरह से फरवरी 2022 तक कंप्लीट करवाया गया था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो गानों को हिंदी, तेलुगु लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था, बाकी सभी वर्ज़न में रिक्रिएट किया गया था, डब किया गया था, ऐसा कह सकते हैं। इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके राइट्स है सोनी म्यूज़िक इंडिया के पास और अलग-अलग म्यूज़िक कंपोज़र के पास इस फ़िल्म के गानों को गवाया गया था सॉरी म्यूज़िक दिलवाया गया था। ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है लाइगर हंट थीम, जिसके लिरिक्स लिखे हुए फरहाद भिवंडीवाला ने, म्यूजिक दिया है विक्रम मोंत्रोसे ने, सिंगर थे फरहाद भिवंडीवाला। वहीं पे इस फिल्म का दूसरा गाना यानी कि अकड़ी पकड़ी, जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहसिन शेख, अजीम दयानी ने, जहाँ पे म्यूजिक दिया हुआ लिजो जॉर्ज, डीजे चेतास और सुनील कश्यप ने, सिंगर थे देव नेगी, पवन पांडे और लिजो जॉर्ज। तीसरा गाना है वाट लगा देंगे, जिसके लिरिक्स पूरी जगन्नाथ जो फ़िल्म के डायरेक्टर है उन्होंने खुद लिखे हुए थे, म्यूज़िक दिया हुआ था सुनील कश्यप ने और उसको गाया हुआ है विजय देवरकोंडा ने। आफ़त, वो गाना के लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने, सिंगर यानी कि म्यूज़िक डायरेक्टर थे तनिष्क बागची, सिंगर थे सरा एस खान और तनिष्क बागची। पाँचवा गाना है कोका 2.0, जिसके लिरिक्स लिखे हुए जानी लीजो जोज ने, म्यूज़िक दिया हुआ था जानी लीजो जोज और डीजे चेतास, जिसको गाया हुआ सूखे और लिसा मिश्रा ने। छठा गाना है अटैक, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे फरहाद भिवंडीवाला ने, म्यूजिक दिया हुआ है विक्रम मोंत्रोसे ने, गाया हुआ है फरहाद भिवंडीवाला ने। सातवां गाना है मनचली, जिसके लिरिक्स लिखे थे फरहाद भिवंडीवाला ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष्क बागची ने, सिंगर थे जहरान एस खान और फरहाद भिवंडीवाला। आठवां गाना मेरा बनेगा तू, जिसके लिरिक्स लिखे कुणाल वर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष्क बागची और गाया हुआ है लक्ष्य कपूर ने। तो इस तरह से टोटल 8 गाने थे, जिसकी लेंथ है 22 मिनट 6 सेकंड। इन सभी गानों को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम इन सभी वर्जन में क्रिएट किया गया था। सभी गानों के जो राइट्स है सभी वर्जन्स के वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ही पास है। तो हिंदी वर्जन के गाने वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। वहीं पे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन के जो गाने हैं वो सभी गाने सोनी म्यूजिक साउथ के ऊपर यूट्यूब पे ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये सभी गाने अलग-अलग लैंग्वेजेस में आप फ्री में ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फ़िल्म की कास्ट के ऊपर, कौन-सा एक्टर कौन-सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, उसके बाद कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे। इस फ़िल्म का जो टाइटल किरदार है लाइगर, उसका प्ले किया हुआ है विजय देवरकोंडा ने। तान्या पांडे वो रोल प्ले कर रही है अनन्या पांडे। रम्या कृष्णन ने बालमणि का रोल प्ले किया हुआ है। रोनित रॉय को क्रिस्टोफर का रोल दिया गया था जो एमएमए के कोच थे। विष्णु रेड्डी ने इस फ़िल्म में संजू पांडे का रोल प्ले किया हुआ है। अली ने इस फ़िल्म में अली भाई का रोल प्ले किया हुआ है। मकरंद देशपांडे ने एक बोले तो मोहल्ले का एक वसूली वाला जो रोल था वो उनको दिया गया था, लेकिन कैरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ था। गेटअप श्रीनु ने गणपत का रोल प्ले किया हुआ था। चंकी पांडे ने एज अ पांडे यानी कि तन्या और संजू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है। माइक टायसन आपको इस फ़िल्म में मार्क हेंडरसन के रोल में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस फ़िल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। कहानी के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं। लाइगर यानी कि विजय देवरकोंडा, उनका एक ही सपना है कि वो नेशनल एमएमए चैंपियनशिप जीते और वो और उनकी माँ यानी कि रम्या कृष्णन दोनों इस सपने को फुलफिल करने के लिए मुंबई आ जाते हैं। लाइगर को ट्रेनिंग के लिए एमएमए में जाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए और वो ट्रेनिंग एक ही आदमी दिलवा सकता है, जहाँ पे उसका नाम है नन अदर देन क्रिस्टोफर। अब इनके बीच में एक आ जाती है अनन्या पांडे नाम की लड़की, जो लाइगर यानी कि विजय देवरकोंडा से प्यार करने लगती है, जिसका नाम है तानिया। वो एक पैसे वाले की लड़की है, लेकिन आगे जाते कुछ ऐसा ट्विस्ट क्रिएट होता है जिसके चलते वो लड़की उसके ऊपर चीट कर देती है। अब बाकी की कहानी यही है कि अब वो दिल टूटा आशिक लाइगर किस तरह से अपना कमबैक करेगा, किस तरह से इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप जीतता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी बनाती है।
अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्लस पॉइंट्स की, तो विजय देवरकोंडा ने इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। उनका जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। जिस तरह से वो स्टेमर थे, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ है। सेकंड हाफ में ख़ास करके अच्छी तरह से उन सभी चीज़ों को हैंडल किया हुआ था। अनन्या पांडे ने अपने रोल में जितना भी काम था, उसमें जो एक रिच गर्ल वाला किरदार था, उस किरदार का वैसे फ़िल्म की कहानी के साथ उतना कुछ ख़ास लेन-देन नहीं था, लेकिन जो भी किरदार था उसमें वो ठीक-ठाक नज़र आ रही थी। अली ने डिसेंट वे में अपना रोल प्ले किया हुआ है, उनका एक कैमियो रोल ही बोल सकते हैं। गेटअप श्रीनु अपने रोल के साथ थोड़ी बहुत कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं। रम्या कृष्णा ने विजय देवरकोंडा की माँ के रोल में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, उनके इमोशंस को उन्हें बढ़िया तरीके से कन्वे किया हुआ है। रोनित रॉय एक इम्प्रेसिव कोच का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने डिलीवर किया हुआ है वो रोल। माइक टायसन ने इस फ़िल्म में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, इस फ़िल्म के एंड में उनका सीक्वेंस आता है, जहाँ पे उनके विजय देवरकोंडा के साथ जितने भी वो सीन्स क्रिएट किए हुए उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है। एमएमए फाइट सीक्वेंस में को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था, वो कोरियोग्राफर की तारीफ करनी पड़ेगी। काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी एक्शन ब्लॉक को उन्होंने स्टाइलिश तरीके से क्रिएट किया हुआ था। इस फ़िल्म में आपको विजय देवरकोंडा जो स्टेमरिंग वाला एक एक्ट करते हुए नज़र आते, तो कुछ हद तक तो आपको वो पसंद आता है, लेकिन धीरे-धीरे वो स्टेमरिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से जो डायलॉग फ्री फ्लो के साथ बोलने चाहिए थे, जिसकी वजह से वो डायलॉग डिलीवरी की इम्पोर्टेंट में जगह पे जो एक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, वो नहीं पड़ पाता है। वहाँ पे पुरी जगन्नाथ की थोड़ी वो गलती थी। अगर वो डिसेबिलिटी वाला किरदार ना लिखते तो भी चल जाता, क्योंकि इस किरदार में मास अवतार का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो काफ़ी डल तरीके से दिखाया जाता है। अदरवाइज़ रखते भी तो भी स्टेमरिंग का जो पोर्शन था उसको थोड़ा शॉर्ट रखना था। यानी कि काफ़ी ज़्यादा हकलाए हुए बताए हुए अगर थोड़ा कम रहता तो थोड़ा और बेहतर होता। इस फ़िल्म की कहानी काफ़ी छोटी है, स्टोरी लाइन में उतना कुछ कुछ बड़ा नहीं है, कोई प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है फ़िल्म में। हीरो की जर्नी भी कुछ ऐसी आधी-अधूरी पकाई हुई नज़र आती है। लव स्टोरी को फोर्सफुली ऐड किया हुआ ऐसा नज़र आ रहा था। वो सभी चीज़ें कुछ ख़ास इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रही थी। फ़िल्म का पहले हाफ में स्टोरी को थोड़ा डिसेंट वे में हैंडल करने की कोशिश की हुई है, जहाँ पे कुछ गाने सुनने को मिलते हैं जो डिसेंट थे। लेकिन सेकंड हाफ जिस तरह से दिखाया हुआ है वो पूरा लॉजिकलेस नज़र आता है, जहाँ पे विजय की जो जर्नी है यूएस तक की दिखाई गई है, जिस तरह से वो फेमस होता है, उसको सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, वो थोड़ा ओवर द टॉप नज़र आता है। इसके अलावा इस फ़िल्म में जो इमोशनल कनेक्शन दिखाने की कोशिश की हुई है, वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट करता हुआ नज़र आता है। इस फ़िल्म में जो एक ट्विस्ट दिखाया हुआ है अनन्या पांडे को लेकर, वो पूरी तरह से सिली नज़र आता है। उसको ज़रा भी ढंग से हैंडल नहीं किया हुआ था, क्योंकि वो सभी चीज़ें प्रेडिक्टेबल थी, फ़िल्म की कहानी पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल थी। माँ का जो सेंटिमेंट दिखाया हुआ है, उसको काफ़ी लाउड दिखाया हुआ है, वो प्रॉपर डेप्थ वाला नज़र नहीं आता है, वो कनेक्शन नहीं बैठ पाता है। इसके अलावा इस फ़िल्म में काफ़ी सारे हाई मोमेंट देखने की हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पूरी फुलफ़िल नहीं हो पाती, फुलफ़िल नहीं हो पाती है। बाई चांस आपको एक आध कोई ऐसा हाई मोमेंट देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ विजय देवरकोंडा को जिस तरह से पुरी जगन्नाथ ने क्रिएट किया हुआ है, वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नज़र आता है, उनके किरदार की बात कर रहा हूँ। टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी नीट रखी गई थी, कैमरा वर्क फ़िल्म का अच्छा था, म्यूज़िक डिपार्टमेंट में हिंदी गाने कुछ ठीक-ठाक नज़र आ रहे थे, लेकिन वो गाने उतना कुछ ख़ास इम्पैक्ट नहीं डाल रहे थे, फ़िल्म की कहानी को रोक रहे हो ऐसा नज़र आ रहे थे, कुछ गानों की ज़रूरत भी नहीं थी। बीजीएम फ़िल्म का उतना कुछ ख़ास नहीं था, थोड़ा और बेटर वे में क्रिएट किया जा सकता था, प्रोडक्शन डिज़ाइन का यूज़ थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे, प्रोडक्शन डिज़ाइन बेहतर वे में की जा सकती थी। डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने इस फ़िल्म में पूरी तरह से जो हाइप क्रिएट हुई थी, उसके ऊपर जी नहीं पाते। वो जिस तरह से कहानी को लिखे, उसको जिस तरह से नैरेट किए हुए, जिस तरह से लीड एक्टर का जो किरदार लिखा हुआ था, वो सभी चीज़ें क्लियरली नज़र आता है कि जल्दबाज़ी में निपटाई हुई ऐसा नज़र आ रहा था। कुछ भी फ़िल्म की कहानी के साथ सही नहीं जा रहा था। हीरो को स्टैमरिंग करना काफ़ी बेकार तरीके से फ़ोर्सफुली ऐड किया हुआ ऐसा नज़र आता है, वो वर्क नहीं कर पाता है। पुरी जगन्नाथ अपने फ़िल्मों में हीरो के किरदार को एलिवेट करने के लिए जाने जाते, जहाँ पे इस फ़िल्म में वो पूरी तरह से फ़ेल होते। माइक टायसन का यूज़ प्रॉपर वे में नहीं किया हुआ है, स्टोरी के एंड में उनको लाया हुआ है, जिस तरह से उनका किरदार लिखा हुआ है, उसको काफ़ी सिली मैनर में लिखा हुआ था। फ़िल्म में जो डायलॉग सुनने को मिलता है, जो इमोशंस देखने को मिल रहा है, वो पूरी तरह से मिसिंग नज़र आता है। स्पोर्ट्स ड्रामा जिस तरह से उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, वहाँ पे कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आते, फ़िल्म की कहानी को जिस तरह से हैंडल किया हुआ है, वो भी रूटीन नज़र आता है।
फ़िल्म में जितने भी ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलता है, जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, वो कोई भी किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट का ऑडियंस में क्रिएट नहीं कर पाता है। फ़िल्म में बहुत ही कम ऐसे मोमेंट नज़र आएँगे जो आपको हाई लगेंगे, इसके अलावा जो कॉमेडी है, जो एक पैट्रियोटिक डायलॉग है, वो उतने कुछ ख़ास उन्होंने क्रिएट नहीं किए, जिसकी वजह से मास ऑडियंस इन सभी चीज़ों से अट्रैक्ट हो पाती। ऑन एंड होल कह सकते हैं कि लाइगर एक ऐसी फ़िल्म है जिसकी जो हाइप क्रिएट हुई थी, उसके हिसाब से वो नहीं जा पाती है। वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करती हुई नज़र आती है। फ़िल्म की कहानी वेपर थिन स्टोरी लाइन थी, ऐसा बोल सकते हैं। स्टैमरिंग का जो विजय का एक्ट था, जिस तरह से प्रोसीडिंग को फटाफट निपटाया हुआ है, वो सभी चीज़ें फ़िल्म के ड्रॉबैक में आती है। इसके अलावा इस फ़िल्म में कुछ मास मोमेंट देखने को मिलते हैं, जो विजय का ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, वो एक आध चीज़ है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। विजय देवरकोंडा ने पूरी तरह से इस फ़िल्म को हैंडल करने की कोशिश की हुई थी, लेकिन उनकी परफ़ॉर्मेंसेज़ भी इस फ़िल्म को उस लेवल के ऊपर पहुँचा नहीं पाती है। अब हम बात करें इस फ़िल्म को देखना चाहिए कब, कहाँ पे, किसे देखने को मिलेगी, रिलीज़ डेट क्या थी, वो सभी चीज़ों के ऊपर 25 अगस्त 2022 को इस फ़िल्म को 138 मिनट के रन टाइम के साथ यूएस सर्टिफ़िकेट के साथ थिएटर में पैन इंडिया लेवल पे रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे टोटल 5 लैंग्वेज थी, जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम लैंग्वेज शामिल थी। इस फ़िल्म को जब रिलीज़ किया गया, एक बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी। 9 सितंबर 2021 को एक ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट हुई थी कि ये फ़िल्म सॉरी जनवरी 2021 में अनाउंसमेंट हुई थी कि ये फ़िल्म सितंबर 2021 में आएगी, 9 सितंबर 2021 में। लेकिन प्रोडक्शन डिले होने की वजह से बाद में इस फ़िल्म को 25 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे फ़िल्म के जो थिएट्रिकल राइट्स थे, वो करीबन 81 करोड़ में बेचे गए थे। और विजय देवरकोंडा ने अपने करियर में जितनी भी फ़िल्में की हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा राइट्स बिकने वाली ये फ़िल्म साबित हुई थी। हालाँकि लाइगर तक जितनी भी उन्होंने फ़िल्में की हुई थी, उसमें सबसे महँगी फ़िल्म लाइगर ही थी, करीबन 100 सवा 100 करोड़ का बजट था। इस फ़िल्म के जो सैटेलाइट ओटीटी राइट्स थे, उसको भी काफ़ी भारी रकम में बेचा गया था, म्यूज़िक राइट्स को भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था। तो ओवरऑल मेकर्स ने काफ़ी सारा प्रॉफ़िट ज़रूर किया होगा, भले ही थिएटर में फ़िल्म प्रॉपर वर्क नहीं करी है, लेकिन जिस तरह से बॉक्स ऑफिस के अलावा इस फ़िल्म ने दूसरा जो कलेक्शन करके दिखाया हुआ है सैटेलाइट, ओटीटी और म्यूज़िक डिपार्टमेंट से, वो काबिल तारीफ़ है। वहाँ पे ये फ़िल्म आसानी से प्रॉफ़िटेबल वेंचर साबित होती है। अदरवाइज़ थिएट्रिकल रन के हिसाब से देखें तो फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी। जहाँ पे इस फ़िल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था। आईएमडीबी पे करीबन फ़िल्म को 44,000 वोट मिले हुए थे, जिसमें 3.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फ़िल्म ऑडियंस ने किस तरह से नकार दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस फ़िल्म को जब ओटीटी पे रिलीज़ किया गया, तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के पास है, जहाँ पे उन्होंने डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फ़िल्म को ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है। वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार और स्टार गोल्ड 2 के ऊपर ये फ़िल्म आपको देखने को मिलेगी। स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर इस फ़िल्म को हिंदी वर्ज़न में लाइगर के नाम से प्रीमियर करवाया जाएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर लाइगर फ़िल्म आपको देखने को मिलेगी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम वर्ज़न में हिंदी वर्ज़न के साथ। इसके अलावा इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से इस फ़िल्म को यानी कि लाइगर फ़िल्म को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। लाइगर जो 2022 की इंडियन स्पोर्ट्स एक्शन फ़िल्म है। इस फ़िल्म को तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया था। इसके अलावा तमिल, मलयालम और कन्नड़ा ये 3 वर्जन्स में फ़िल्म को डब किया गया है। इस फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो पुरी जगन्नाथ का था। उसके ऊपर डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीज़ें पुरी जगन्नाथ ने खुद की हुई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि पुरी जगन्नाथ वो खुद इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। उनके साथ करण जौहर थे, चार्मिक और अपूर्वा मेहता और हीरो यश जौहर ने मिलकर इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म को करीबन 100 से सवा 100 करोड़ के बजट के आसपास का बनाया गया था। यानी कि एक हाई बजट फ़िल्म थी, जिसके लीड रोल में थे नन अदर देन विजय देवरकोंडा, उनके अपोज़िट कास्ट की गई थी अनन्या पांडे को। इनके अलावा रम्या कृष्णन, रोनित रॉय, विशु रेड्डी, अली, मकरंद देशपांडे, गेटअप श्रीनु, चंकी पांडे और माइक टायसन आपको इस फ़िल्म में सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जहाँ पे माइक टायसन ने इस फ़िल्म में क्लाइमैक्स में एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर,
तो सिनेमेटोग्राफी की हुई विष्णु शर्मा ने, एडिटिंग की हुई जुनैद सिद्दीकी ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि फ़िल्म आपको 2 घंटे 18 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसके म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है सुनील कश्यप ने, जिन्होंने इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर और इसको कंपोज़ किया हुआ था, जिसके अलावा जो सॉन्ग्स थे उसको कंपोज़ अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर ने किया हुआ था। फ़िल्म में टोटल 8 गाने हैं, जिसको हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था, दूसरी लैंग्वेज में रिक्रिएट किया गया था, जिसके राइट्स है वो सोनी म्यूज़िक इंडिया को अच्छी प्राइस में बेचे गए थे। तो ये सभी गाने फिलहाल में सोनी म्यूज़िक इंडिया के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी लैंग्वेज में सुनने को मिल जाएँगे। इसके अलावा इस फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ए फ़िल्म्स और श्री कार्तिकेय सिनेमाज़ ने मिलकर इस फ़िल्म को हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। वैसे अलग-अलग लैंग्वेजेज़ के लिए अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फ़िल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ दिलवाई गई थी। जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फ़िल्म को यूएस सर्टिफ़िकेट मिला हुआ था, कुछ वर्ड्स को म्यूट किया हुआ था। वहीं पे इस फ़िल्म की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन और पूरी कनेक्ट ने इस फ़िल्म को करीबन सवा सौ करोड़ के बजट के साथ बना के रिलीज़ किया हुआ था। इस फ़िल्म की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत करें तो प्री प्रोडक्शन शुरुआत करते विजय देवरकोंडा जो इस फ़िल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद उनको कुछ ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड भेजा गया था, जहाँ पे उनके फिजिकल परफॉर्मेंसेस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की गई थी। इसके अलावा वो एक हकलाते हुए बोलने वाले किक बॉक्सर थे, तो उसके लिए भी उनको ट्रेनिंग दी गई थी। इस फ़िल्म में उनके अपोज़िट पहले जानवी कपूर होने वाली थी, लेकिन उनके पास काफ़ी सारी ऐसी फ़िल्में थी जिसकी डेट इस फ़िल्म के साथ मैच हो रही थी। जिसके चलते बाद में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और बाद में इस फ़िल्म को अनन्या पांडे को ऑफ़र किया गया था, जिन्होंने इस फ़िल्म को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। इस फ़िल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो पहले मनीष शर्मा देने वाले थे, वो लेकिन उसके बाद में चेंज किया गया, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है, वो दोनों मनीष शर्मा ही कंपोज़ करने वाले थे, लेकिन बाद में सॉन्ग्स के लिए अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर को चूज़ किया गया। वहीं पे बैकग्राउंड के लिए चूज़ किया गया था सुनील कश्यप को। तो इस तरह से म्यूज़िक डायरेक्टर के ऊपर काम किया गया था। सितंबर 2021 को एक ऑफ़िशियल अपडेट आई हुई थी कि बॉक्सर माइक टायसन जो इस फ़िल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस देने वाले, जिनका इंडियन सिनेमा में एक्टिंग डेब्यू होने वाला है। इसके अलावा इस फ़िल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो 20 जनवरी 2020 को इस फ़िल्म की फ़िल्मिंग स्टार्ट की गई थी, जब टेंटेटिव टाइटल रखा गया था फाइटर। 40 दिनों का एक लंबा शेड्यूल चला था, जहाँ पे प्रोडक्शन को बाद में मार्च 2020 में रोकना पड़ा था कोविड-19 की वजह से, और उसके बाद में इस फ़िल्म को काफ़ी लंबे समय के बाद करीबन फरवरी 2021 में स्टार्ट किया गया था। तो इतने लंबे अंतराल के बाद फ़िल्म का सेकंड शेड्यूल है उसको हैदराबाद में शूट किया गया था। वहीं पे अप्रैल 2021 में सभी चीज़ें प्रोडक्शन के डिले होने की वजह से, सेकंड वेव की वजह से बार-बार फ़िल्म रिज़्यूम और पॉज़ हो रही थी। उसके बाद में फ़िल्म के कास्ट और क्रू ने इस फ़िल्म की शूटिंग को सितंबर 2021 में रिज़्यूम किया हुआ था। नवंबर 2021 में कास्ट और क्रू ने लास वेगास में एक शूटिंग रखी हुई थी। छोटा-सा पोर्शन था, जहाँ पे माइक टायसन के साथ विजय देवरकोंडा का एक फाइट सीक्वेंस और ओवरऑल एक उनका जो क्लाइमेक्स में एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस था माइक टायसन का, वो वहाँ पे शूट किया हुआ था। इस फ़िल्म की शूटिंग को पूरी तरह से फरवरी 2022 तक कंप्लीट करवाया गया था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो गानों को हिंदी, तेलुगु लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था, बाकी सभी वर्ज़न में रिक्रिएट किया गया था, डब किया गया था, ऐसा कह सकते हैं। इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके राइट्स है सोनी म्यूज़िक इंडिया के पास, और अलग-अलग म्यूज़िक कंपोज़र के पास इस फ़िल्म के गानों को गवाया गया था, सॉरी म्यूज़िक दिलवाया गया था। ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है लाइगर हंट थीम, जिसके लिरिक्स लिखे हुए फरहाद भिवंडीवाला ने, म्यूजिक दिया है विक्रम मोंत्रोसे ने, सिंगर थे फरहाद भिवंडीवाला। वहीं पे इस फिल्म का दूसरा गाना यानी कि अकड़ी पकड़ी, जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहसिन शेख, अजीम दयानी ने, जहाँ पे म्यूजिक दिया हुआ लिजो जॉर्ज, डीजे चेतास और सुनील कश्यप ने, सिंगर थे देव नेगी, पवन पांडे और लिजो जॉर्ज। तीसरा गाना है वाट लगा देंगे, जिसके लिरिक्स पुरी जगन्नाथ जो फ़िल्म के डायरेक्टर है उन्होंने खुद लिखे हुए थे, म्यूज़िक दिया हुआ था सुनील कश्यप ने, और उसको गाया हुआ है विजय देवरकोंडा ने। आफ़त, वो गाना के लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने, सिंगर यानी कि म्यूज़िक डायरेक्टर थे तनिष्क बागची, सिंगर थे ज़रा एस खान और तनिष्क बागची। पाँचवा गाना है कोका 2.0, जिसके लिरिक्स लिखे हुए जानी लीजो जोज ने, म्यूज़िक दिया हुआ था जानी लीजो जोज और डीजे चेतास, जिसको गाया हुआ सुखे और लिसा मिश्रा ने। छठा गाना है अटैक, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे फरहाद भिवंडीवाला ने,
म्यूजिक दिया हुआ है विक्रम मोंत्रोसे ने, गाया हुआ है फरहाद भिवंडीवाला ने। सातवां गाना है मन चली, जिसके लिरिक्स लिखे थे फरहाद भिवंडीवाला ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष्क बागची ने, सिंगर थे ज़हरा नेज़ खान और फरहाद भिवंडीवाला। आठवां गाना मेरा बनेगा तू, जिसके लिरिक्स लिखे कुणाल वर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष्क बागची और गाया हुआ है लक्ष्य कपूर ने। तो इस तरह से टोटल 8 गाने थे, जिसकी लेंथ है 22 मिनट 6 सेकंड। इन सभी गानों को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम इन सभी वर्जन में क्रिएट किया गया था। सभी गानों के जो राइट्स है सभी वर्जन्स के वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ही पास है। तो हिंदी वर्जन के गाने वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। वहीं पे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन के जो गाने हैं वो सभी गाने सोनी म्यूजिक साउथ के ऊपर यूट्यूब पे ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये सभी गाने अलग-अलग लैंग्वेजेस में आप फ्री में ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फ़िल्म की कास्ट के ऊपर, कौन-सा एक्टर कौन-सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, उसके बाद कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे। इस फ़िल्म का जो टाइटल किरदार है लाइगर उसका प्ले किया हुआ है विजय देवरकोंडा ने, तान्या पांडे वो रोल प्ले कर रही है अनन्या पांडे, रम्या कृष्णन ने बालमणि का रोल प्ले किया हुआ है, रोनित रॉय को क्रिस्टोफर का रोल दिया गया था जो एमएमए के कोच थे। विष्णु रेड्डी ने इस फ़िल्म में संजू पांडे का रोल प्ले किया हुआ है, अली ने इस फ़िल्म में अली भाई का रोल प्ले किया हुआ है। मकरंद देशपांडे ने एक बोले तो मोहल्ले का एक वसूली वाला जो रोल था वो उनको दिया गया था लेकिन कैरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ था। गेटअप श्रीनु ने गणपत का रोल प्ले किया हुआ था, चंकी पांडे ने एज अ पांडे यानी कि तन्या और संजू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है। माइक टायसन आपको इस फ़िल्म में मार्क हेंडरसन के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने इस फ़िल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। कहानी के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं लाइगर यानी कि विजय देवरकोंडा। उनका एक ही सपना है कि वो नेशनल एमएमए चैंपियनशिप जीते और वो और उनकी माँ यानी कि रम्या कृष्णन दोनों इस सपने को फुलफिल करने के लिए मुंबई आ जाते हैं। लाइगर को ट्रेनिंग के लिए एमएमए में जाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए और वो ट्रेनिंग एक ही आदमी दिलवा सकता है जहाँ पे उसका नाम है नन अदर देन क्रिस्टोफर। अब इनके बीच में एक आ जाती है अनन्या पांडे नाम की लड़की जो लाइगर यानी कि विजय देवरकोंडा से प्यार करने लगती है जिसका नाम है तानिया। वो एक पैसे वाले की लड़की है लेकिन आगे जाते कुछ ऐसा ट्विस्ट क्रिएट होता है जिसके चलते वो लड़की उसके ऊपर चीट कर देती है। अब बाकी की कहानी यही है कि अब वो दिल टूटा आशिक लाइगर किस तरह से अपना कमबैक करेगा, किस तरह से इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप जीतता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी बनाती है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्लस पॉइंट्स की, तो विजय देवरकोंडा ने इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। उनका जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। जिस तरह से वो स्टेमर करते, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ है। सेकंड हाफ में ख़ास करके अच्छी तरह से उन सभी चीज़ों को हैंडल किया हुआ था। अनन्या पांडे ने अपने रोल में जितना भी काम था उसमें जो एक रिच गर्ल वाला किरदार था उस किरदार का वैसे फ़िल्म की कहानी के साथ उतना कुछ ख़ास लेन-देन नहीं था, लेकिन जो भी किरदार था उसमें वो ठीक-ठाक नज़र आ रही थी। अली ने डिसेंट वे में अपना रोल प्ले किया हुआ है, उनका एक कैमियो रोल ही बोल सकते हैं। गेटअप श्रीनु अपने रोल के साथ थोड़ी बहुत कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं। रम्या कृष्णन ने विजय देवरकोंडा की माँ के रोल में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, उनके इमोशंस को उन्हें बढ़िया तरीके से कन्वे किया हुआ है। रोनित रॉय एक इम्प्रेसिव कोच का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने डिलीवर किया हुआ है वो रोल। माइक टायसन ने इस फ़िल्म में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। इस फ़िल्म के एंड में उनका सीक्वेंस आता है जहाँ पे उनके विजय देवरकोंडा के साथ जितने भी वो सीन्स क्रिएट किए हुए हैं उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है। एमएमए फाइट सीक्वेंस में को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था वो कोरियोग्राफर की तारीफ करनी पड़ेगी। काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी एक्शन ब्लॉक को उन्होंने स्टाइलिश तरीके से क्रिएट किया हुआ था। इस फ़िल्म में आपको विजय देवरकोंडा जो स्टेमरिंग वाला एक एक्ट करते हुए नज़र आते हैं, तो कुछ हद तक तो आपको वो पसंद आता है, लेकिन धीरे-धीरे वो स्टेमरिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से जो डायलॉग फ्री फ्लो के साथ बोलने चाहिए थे, जिसकी वजह से वो डायलॉग डिलीवरी की इम्पोर्टेंट में जगह पे जो एक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, वो नहीं पड़ पाता है। वहाँ पे पुरी जगन्नाथ की थोड़ी वो गलती थी। अगर वो डिसेबिलिटी वाला किरदार ना लिखते तो भी चल जाता क्योंकि इस किरदार में मास अवतार का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो काफ़ी डल तरीके से दिखाया जाता है। अदरवाइज़ रखते भी तो भी स्टेमरिंग का जो पोर्शन था उसको थोड़ा शॉर्ट रखना था। यानी कि काफ़ी ज़्यादा हकलाए हुए बताए हुए अगर थोड़ा कम रहता तो थोड़ा और बेहतर होता।
इस फ़िल्म की कहानी काफ़ी छोटी है, स्टोरी लाइन में उतना कुछ कुछ बड़ा नहीं है, कोई प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है फ़िल्म में। हीरो की जर्नी भी कुछ ऐसी आधी-अधूरी पकाई हुई नज़र आती है। लव स्टोरी को ब फ़ोर्सफुली ऐड किया हुआ ऐसा नज़र आ रहा था। वो सभी चीज़ें कुछ ख़ास इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रही थी। फ़िल्म का पहले हाफ में स्टोरी को थोड़ा डिसेंट वे में हैंडल करने की कोशिश की हुई है, जहाँ पे कुछ गाने सुनने को मिलते हैं जो डिसेंट थे। लेकिन सेकंड हाफ जिस तरह से दिखाया हुआ है वो पूरा लॉजिकलेस नज़र आता है, जहाँ पे विजय की जो जर्नी है यूएस तक की दिखाई गई है, जिस तरह से वो फेमस होता है, उसको सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, वो थोड़ा ओवर द टॉप नज़र आता है। इसके अलावा इस फ़िल्म में जो इमोशनल कनेक्शन दिखाने की कोशिश की हुई है, वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट करता हुआ नज़र आता है। इस फ़िल्म में जो एक ट्विस्ट दिखाया हुआ है अनन्या पांडे को लेकर, वो पूरी तरह से सिली नज़र आता है। उसको ज़रा भी ढंग से हैंडल नहीं किया हुआ था, क्योंकि वो सभी चीज़ें प्रेडिक्टेबल थी, फ़िल्म की कहानी पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल थी। माँ का जो सेंटिमेंट दिखाया हुआ है, उसको काफ़ी लाउड दिखाया हुआ है, वो प्रॉपर डेप्थ वाला नज़र नहीं आता है, वो कनेक्शन नहीं बैठ पाता है। इसके अलावा इस फ़िल्म में काफ़ी सारे हाई मोमेंट देखने की हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पूरी फुलफ़िल नहीं हो पाती, फुलफ़िल नहीं हो पाती है। बाय चांस आपको एक आध कोई ऐसा हाई मोमेंट देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ विजय देवरकोंडा को जिस तरह से पूरी जगन्नाथ ने क्रिएट किया हुआ है, वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नज़र आता है, उनके किरदार की बात कर रहा हूँ। टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी नीट रखी गई थी, कैमरा वर्क फ़िल्म का अच्छा था, म्यूज़िक डिपार्टमेंट में हिंदी गाने कुछ ठीक-ठाक नज़र आ रहे थे, लेकिन वो गाने उतना कुछ ख़ास इम्पैक्ट नहीं डाल रहे थे, फ़िल्म की कहानी को रोक रहे हो ऐसा नज़र आ रहे थे, कुछ गानों की ज़रूरत भी नहीं थी। बीजीएम फ़िल्म का उतना कुछ ख़ास नहीं था, थोड़ा और बेटर वे में क्रिएट किया जा सकता था, प्रोडक्शन डिज़ाइन का यूज़ थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे, प्रोडक्शन डिज़ाइन बेहतर वे में की जा सकती थी। डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने इस फ़िल्म में पूरी तरह से जो हाइप क्रिएट हुई थी, उसके ऊपर जी नहीं पाते। वो जिस तरह से कहानी को लिखे हैं, उसको जिस तरह से नैरेट किए हुए, जिस तरह से लीड एक्टर का जो किरदार लिखा हुआ था, वो सभी चीज़ें क्लियरली नज़र आता है कि जल्दबाज़ी में निपटाई हुई ऐसा नज़र आ रहा था। कुछ भी फ़िल्म की कहानी के साथ सही नहीं जा रहा था। हीरो को स्टैमरिंग करना, काफ़ी बेकार तरीके से फ़ोर्सफुली ऐड किया हुआ ऐसा नज़र आता है, वो वर्क नहीं कर पाता है। पुरी जगन्नाथ अपने फ़िल्मों में हीरो के किरदार को एलिवेट करने के लिए जाने जाते, जहाँ पे इस फ़िल्म में वो पूरी तरह से फ़ेल होते। माइक टायसन का यूज़ प्रॉपर वे में नहीं किया हुआ है, स्टोरी के एंड में उनको लाया हुआ है, जिस तरह से उनका किरदार लिखा हुआ है, उसको काफ़ी सिली मैनर में लिखा हुआ था। फ़िल्म में जो डायलॉग सुनने को मिलता है, जो इमोशंस देखने को मिल रहा है, वो पूरी तरह से मिसिंग नज़र आता है। स्पोर्ट्स ड्रामा जिस तरह से उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, वहाँ पे कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आती। फ़िल्म की कहानी को जिस तरह से हैंडल किया हुआ है, वो भी रूटीन नज़र आता है। फ़िल्म में जितने भी ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलता है, जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, वो कोई भी किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट का ऑडियंस में क्रिएट नहीं कर पाता है। फ़िल्म में बहुत ही कम ऐसे मोमेंट नज़र आएँगे जो आपको हाई लगेंगे। इसके अलावा जो कॉमेडी है, जो एक पैट्रियोटिक डायलॉग है, वो उतने कुछ ख़ास उन्होंने क्रिएट नहीं किए, जिसकी वज़ह से मास ऑडियंस इन सभी चीज़ों से अट्रैक्ट हो पाती। ऑन एंड होल कह सकते हैं कि लाइगर एक ऐसी फ़िल्म है जिसकी जो हाइप क्रिएट हुई थी, उसके हिसाब से वो नहीं जा पाती है। वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करती हुई नज़र आती है। फ़िल्म की कहानी वेफर थिन स्टोरी लाइन थी, ऐसा बोल सकते हैं। स्टैमरिंग का जो विजय का एक्ट था, जिस तरह से प्रोसीडिंग को फटाफट निपटाया हुआ है, वो सभी चीज़ें फ़िल्म के ड्रॉबैक में आती है। इसके अलावा इस फ़िल्म में कुछ मास मोमेंट देखने को मिलते हैं, जो विजय का ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, वो एक आध चीज़ है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। विजय देवरकोंडा ने पूरी तरह से इस फ़िल्म को हैंडल करने की कोशिश की हुई थी, लेकिन उनकी परफ़ॉर्मेंसेज़ भी इस फ़िल्म को उस लेवल के ऊपर पहुँचा नहीं पाती है। अब हम बात करें इस फ़िल्म को देखना चाहिए कब, कहाँ पे, किसे देखने को मिलेगी, रिलीज़ डेट क्या थी, वो सभी चीज़ों के ऊपर 25 अगस्त 2022 को इस फ़िल्म को 138 मिनट के रन टाइम के साथ यूएस सर्टिफ़िकेट के साथ थिएटर में पैन इंडिया लेवल पे रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे टोटल 5 लैंग्वेज थी, जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम लैंग्वेज शामिल थी। इस फ़िल्म को जब रिलीज़ किया गया, एक बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी। 9 सितंबर 2021 को एक ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट हुई थी कि ये फ़िल्म, सॉरी, जनवरी 2021 में अनाउंसमेंट हुई थी कि ये फ़िल्म सितंबर 2021 में आएगी, 9 सितंबर 2021 में। लेकिन प्रोडक्शन डिले होने की वजह से बाद में इस फ़िल्म को 25 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे फ़िल्म के जो थिएट्रिकल राइट्स थे, वो करीबन 81 करोड़ में बेचे गए थे। और विजय देवरकोंडा ने अपने करियर में जितनी भी फ़िल्में की हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा राइट्स बिकने वाली ये फ़िल्म साबित हुई थी। हालाँकि लाइगर तक जितनी भी उन्होंने फ़िल्में की हुई थी, उसमें सबसे महँगी फ़िल्म लाइगर ही थी, करीबन 100 सवा सौ करोड़ का बजट था।
इस फ़िल्म के जो सैटेलाइट ओटीटी राइट्स थे उसको भी काफ़ी भारी रकम में बेचा गया था, म्यूज़िक राइट्स को भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था। तो ओवरऑल मेकर्स ने काफ़ी सारा प्रॉफ़िट ज़रूर किया होगा, भले ही थिएटर में फ़िल्म प्रॉपर वर्क नहीं करी है, लेकिन जिस तरह से बॉक्स ऑफिस के अलावा इस फ़िल्म ने दूसरा जो कलेक्शन करके दिखाया हुआ है सैटेलाइट, ओटीटी और म्यूज़िक डिपार्टमेंट से, वो काबिल तारीफ़ है। वहाँ पे ये फ़िल्म आसानी से प्रॉफिटेबल वेंचर साबित होती है, अदरवाइज़ थिएट्रिकल रन के हिसाब से देखें तो फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी। जहाँ पे इस फ़िल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था। आईएमडीबी पे करीबन फ़िल्म को 44,000 वोट मिले हुए थे, जिसमें 3.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फ़िल्म ऑडियंस ने किस तरह से नकार दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस फ़िल्म को जब ओटीटी पे रिलीज़ किया गया, तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के पास है, जहाँ पे उन्होंने डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फ़िल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है। वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार और स्टार गोल्ड 2 के ऊपर ये फ़िल्म आपको देखने को मिलेगी। स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर इस फ़िल्म को हिंदी वर्जन में लाइगर के नाम से प्रीमियर करवाया जाएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर लाइगर फ़िल्म आपको देखने को मिलेगी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम वर्जन में हिंदी वर्जन के साथ। इसके अलावा इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से इस फ़िल्म को यानी कि लाइगर फ़िल्म को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। लाइगर जो 2022 की इंडियन स्पोर्ट्स एक्शन फ़िल्म है। इस फ़िल्म को तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया था। इसके अलावा तमिल, मलयालम और कन्नड़ा ये 3 वर्जन्स में फ़िल्म को डब किया गया है। इस फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो पूरी जगन्नाथ का था। उसके ऊपर डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीज़ें पूरी जगन्नाथ ने खुद की हुई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि पुरी जगन्नाथ वो खुद इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। उनके साथ करण जौहर थे, चार्मिक और अपूर्वा मेहता और हीरो यश जौहर ने मिलकर इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म को करीबन 100 से सवा 100 करोड़ के बजट के आसपास का बनाया गया था। यानी कि एक हाई बजट फ़िल्म थी, जिसके लीड रोल में थे नन अदर देन विजय देवरकोंडा, उनके अपोज़िट कास्ट की गई थी अनन्या पांडे को। इनके अलावा रम्या कृष्णन, रोनित रॉय, विशु रेड्डी, अली, मकरंद देशपांडे, गेटअप श्रीनु, चंकी पांडे और माइक टायसन आपको इस फ़िल्म में सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जहाँ पे माइक टायसन ने इस फ़िल्म में क्लाइमैक्स में एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी की हुई विष्णु शर्मा ने, एडिटिंग की हुई जुनैद सिद्दीकी ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि फ़िल्म आपको 2 घंटे 18 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसके म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है सुनील कश्यप ने, जिन्होंने इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर और इसको कंपोज़ किया हुआ था, जिसके अलावा जो सॉन्ग्स थे उसको कंपोज़ अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर ने किया हुआ था। फ़िल्म में टोटल 8 गाने हैं, जिसको हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था, दूसरी लैंग्वेज में रिक्रिएट किया गया था, जिसके राइट्स है वो सोनी म्यूजिक इंडिया को अच्छी प्राइस में बेचे गए थे। तो ये सभी गाने फिलहाल में सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी लैंग्वेज में सुनने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इस फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ए फ़िल्म्स और श्री कार्तिकेय सिनेमाज़ ने मिलकर इस फ़िल्म को हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। वैसे अलग-अलग लैंग्वेजेज़ के लिए अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फ़िल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ दिलवाई गई थी। जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फ़िल्म को यूएस सर्टिफ़िकेट मिला हुआ था, कुछ वर्ड्स को म्यूट किया हुआ था। वहीं पे इस फ़िल्म की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन और पूरी कनेक्ट ने इस फिल्म को करीबन 125 करोड़ के बजट के साथ बना के रिलीज किया हुआ था। इस फिल्म की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत करें तो प्री प्रोडक्शन शुरुआत करते विजय देवरकोंडा जो इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद उनको कुछ ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड भेजा गया था, जहाँ पे उनके फिजिकल परफॉर्मेंसेस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की गई थी। इसके अलावा वो एक हकलाते हुए बोलने वाले किक बॉक्सर थे, तो उसके लिए भी उनको ट्रेनिंग दी गई थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट पहले जानवी कपूर होने वाली थी, लेकिन उनके पास काफ़ी सारी ऐसी फिल्में थी जिसकी डेट इस फिल्म के साथ मैच हो रही थी। जिसके चलते बाद में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और बाद में इस फ़िल्म को अनन्या पांडे को ऑफ़र किया गया था, जिन्होंने इस फ़िल्म को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। इस फ़िल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो पहले मनीष शर्मा देने वाले थे, वो लेकिन उसके बाद में
चेंज किया गया, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो दोनों मनी शर्मा ही कंपोज़ करने वाले थे, लेकिन बाद में सॉन्ग्स के लिए अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर को चूज़ किया गया। वहीं पे बैकग्राउंड के लिए चूज़ किया गया था सुनील कश्यप को। तो इस तरह से म्यूज़िक डायरेक्टर के ऊपर काम किया गया था। सितंबर 2021 को एक ऑफ़िशियल अपडेट आई हुई थी कि बॉक्सर माइक टायसन जो इस फ़िल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस देने वाले, जिनका इंडियन सिनेमा में एक्टिंग डेब्यू होने वाला है। इसके अलावा इस फ़िल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो 20 जनवरी 2020 को इस फ़िल्म की फ़िल्मिंग स्टार्ट की गई थी, जब टेंटेटिव टाइटल रखा गया था फाइटर। 40 दिनों का एक लंबा शेड्यूल चला था, जहां पे प्रोडक्शन को बाद में मार्च 2020 में रोकना पड़ा था कोविड-19 की वजह से। और उसके बाद में इस फ़िल्म को काफ़ी लंबे समय के बाद करीबन फरवरी 2021 में स्टार्ट किया गया था। तो इतने लंबे अंतराल के बाद फ़िल्म का सेकंड शेड्यूल है उसको हैदराबाद में शूट किया गया था। वहीं पे अप्रैल 2021 में सभी चीज़ें प्रोडक्शन के डिले होने की वजह से, सेकंड वेव की वजह से बार-बार फ़िल्म रिज़्यूम और पॉज़ हो रही थी। उसके बाद में फ़िल्म के कास्ट और क्रू ने इस फ़िल्म की शूटिंग को सितंबर 2021 में रिज़्यूम किया हुआ था। नवंबर 2021 में कास्ट और क्रू ने लास वेगास में एक शूटिंग रखी हुई थी। छोटा-सा पोर्शन था, जहाँ पे माइक टायसन के साथ विजय देवरकोंडा का एक फाइट सीक्वेंस और ओवरऑल एक उनका जो क्लाइमेक्स में एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस था माइक टायसन का, वो वहाँ पे शूट किया हुआ था। इस फ़िल्म की शूटिंग को पूरी तरह से फरवरी 2022 तक कंप्लीट करवाया गया था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो गानों को हिंदी, तेलुगु लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था, बाकी सभी वर्ज़न में रिक्रिएट किया गया था, डब किया गया था, ऐसा कह सकते हैं। इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके राइट्स है सोनी म्यूज़िक इंडिया के पास और अलग-अलग म्यूज़िक कंपोज़र के पास इस फ़िल्म के गानों को गवाया गया था, सॉरी म्यूज़िक दिलवाया गया था। ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है लाइगर हंट थीम, जिसके लिरिक्स लिखे हुए फरहाद भिवंडीवाला ने, म्यूजिक दिया है विक्रम मोंत्रोसे ने, सिंगर थे फरहाद भिवंडीवाला। वहीं पे इस फिल्म का दूसरा गाना यानी कि अकड़ी पकड़ी, जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहसिन शेख, अजीम दयानी ने, जहाँ पे म्यूजिक दिया हुआ लिजो जॉर्ज, डीजे चेतास और सुनील कश्यप ने, सिंगर थे देव नेगी, पवन पांडे और लिजो जॉर्ज। तीसरा गाना है वाट लगा देंगे, जिसके लिरिक्स पूरी जगन्नाथ जो फ़िल्म के डायरेक्टर है उन्होंने खुद लिखे हुए थे, म्यूज़िक दिया हुआ था सुनील कश्यप ने और उसको गाया हुआ है विजय देवरकोंडा ने। आफ़त, वो गाना के लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने, सिंगर यानी कि म्यूज़िक डायरेक्टर थे तनिष्क बागची, सिंगर थे ज़रा एस खान और तनिष्क बागची। पाँचवा गाना है कोका 2.0, जिसके लिरिक्स लिखे हुए जानी लीजो जॉर्ज ने, म्यूज़िक दिया हुआ था जानी लीजो जॉर्ज और डीजे चेतास, जिसको गाया हुआ सुखे और लिसा मिश्रा ने। छठा गाना है अटैक, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे फरहाद भिवंडीवाला ने, म्यूजिक दिया हुआ है विक्रम मोंत्रोसे ने, गाया हुआ है फरहाद भिवंडीवाला ने। सातवां गाना है मनचली, जिसके लिरिक्स लिखे थे फरहाद भिवंडीवाला ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष्क बागची ने, सिंगर थे जहरान इस खान और फरहाद भिवंडीवाला। आठवां गाना मेरा बनेगा तू, जिसके लिरिक्स लिखे कुणाल वर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष्क बागची और गाया हुआ है लक्ष्य कपूर ने। तो इस तरह से टोटल 8 गाने थे, जिसकी लेंथ है 22 मिनट 6 सेकंड। इन सभी गानों को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम इन सभी वर्जन में क्रिएट किया गया था। सभी गानों के जो राइट्स है सभी वर्जन्स के वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ही पास है। तो हिंदी वर्जन के गाने वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। वहीं पे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन के जो गाने हैं वो सभी गाने सोनी म्यूजिक साउथ के ऊपर यूट्यूब पे ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये सभी गाने अलग-अलग लैंग्वेजेस में आप फ्री में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फ़िल्म की कास्ट के ऊपर, कौन-सा एक्टर कौन-सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, उसके बाद कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे। इस फ़िल्म का जो टाइटल किरदार है लाइगर, उसका प्ले किया हुआ है विजय देवरकोंडा ने। तान्या पांडे वो रोल प्ले कर रही है अनन्या पांडे। रम्या कृष्णन ने बालमणि का रोल प्ले किया हुआ है। रोनित रॉय को क्रिस्टोफर का रोल दिया गया था जो एमएमए के कोच थे। विष्णु रेड्डी ने इस फ़िल्म में संजू पांडे का रोल प्ले किया हुआ है। अली ने इस फ़िल्म में अली भाई का रोल प्ले किया हुआ है। मकरंद देशपांडे ने एक बोले तो मोहल्ले का एक वसूली वाला जो रोल था वो उनको दिया गया था, लेकिन कैरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ था। गेटअप श्रीनु ने गणपत का रोल प्ले किया हुआ था। चंकी पांडे ने एज अ पांडे यानी कि तन्या और संजू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है। माइक टायसन आपको इस फ़िल्म में मार्क हेंडरसन के रोल में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस फ़िल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। कहानी के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं। लाइगर यानी कि विजय देवरकोंडा, उनका एक ही सपना है कि वो नेशनल एमएमए चैंपियनशिप जीते और वो और उनकी माँ यानी कि रम्या कृष्णन दोनों इस सपने को
फुलफिल करने के लिए मुंबई आ जाते। लाइगर को ट्रेनिंग के लिए एमएमए में जाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए और वो ट्रेनिंग एक ही आदमी दिलवा सकता है जहाँ पे उसका नाम है नन अदर देन क्रिस्टोफर। अब इनके बीच में एक आ जाती है अनन्या पांडे नाम की लड़की जो लाइगर यानी कि विजय देवरकोंडा से प्यार करने लगती है जिसका नाम है तानिया। वो एक पैसे वाले की लड़की है लेकिन आगे जाते कुछ ऐसा ट्विस्ट क्रिएट होता है जिसके चलते वो लड़की उसके ऊपर चीट कर देती है। अब बाकी की कहानी यही है कि अब वो दिल टूटा आशिक लाइगर किस तरह से अपना कमबैक करेगा, किस तरह से इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप जीतता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी बनाती है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्लस पॉइंट्स की, तो विजय देवरकोंडा ने इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। उनका जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। जिस तरह से वो स्टेमर करते, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ है। सेकंड हाफ में ख़ास करके अच्छी तरह से उन सभी चीज़ों को हैंडल किया हुआ था। अनन्या पांडे ने अपने रोल में जितना भी काम था उसमें जो एक रिच गर्ल वाला किरदार था, उस किरदार का वैसे फ़िल्म की कहानी के साथ उतना कुछ ख़ास लेन-देन नहीं था, लेकिन जो भी किरदार था उसमें वो ठीक-ठाक नज़र आ रही थी। अली ने डिसेंट वे में अपना रोल प्ले किया हुआ है, उनका एक कैमियो रोल ही बोल सकते हैं। गेटअप श्रीनु अपने रोल के साथ थोड़ी बहुत कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं। रम्या कृष्णन ने विजय देवरकोंडा की माँ के रोल में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, उनके इमोशंस को उन्हें बढ़िया तरीके से कन्वे किया हुआ है। रोनित रॉय एक इम्प्रेसिव कोच का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने डिलीवर किया हुआ है वो रोल। माइक टायसन ने इस फ़िल्म में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। इस फ़िल्म के एंड में उनका सीक्वेंस आता है जहाँ पे उनके विजय देवरकोंडा के साथ जितने भी सीन्स क्रिएट किए हुए हैं उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है। एमएमए फाइट सीक्वेंस में को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था वो कोरियोग्राफर की तारीफ करनी पड़ेगी। काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी एक्शन ब्लॉक को उन्होंने स्टाइलिश तरीके से क्रिएट किया हुआ था। इस फ़िल्म में आपको विजय देवरकोंडा जो स्टिमरिंग वाला एक एक्ट करते हुए नज़र आते, तो कुछ हद तक तो आपको वो पसंद आता है, लेकिन धीरे-धीरे वो स्टिमरिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से जो डायलॉग फ्री फ्लो के साथ बोलने चाहिए थे, जिसकी वजह से वो डायलॉग डिलीवरी की इम्पोर्टेंट में जगह पे जो एक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, वो नहीं पड़ पाता है। वहाँ पे पुरी जगन्नाथ की थोड़ी वो गलती थी। अगर वो डिसेबिलिटी वाला किरदार ना लिखते तो भी चल जाता, क्योंकि इस किरदार में मास अवतार का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो काफ़ी डल तरीके से दिखाया जाता है। अदरवाइज़ रखते भी तो भी स्टेमरिंग का जो पोर्शन था उसको थोड़ा शॉर्ट रखना था। यानी कि काफ़ी ज़्यादा हकलाए हुए बताए हुए अगर थोड़ा कम रहता तो थोड़ा और बेहतर होता। इस फ़िल्म की कहानी काफ़ी छोटी है, स्टोरी लाइन में उतना कुछ कुछ बड़ा नहीं है, कोई प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है फ़िल्म में। हीरो की जर्नी भी कुछ ऐसी आधी-अधूरी पकाई हुई नज़र आती है। लव स्टोरी को फोर्सफुली ऐड किया हुआ ऐसा नज़र आ रहा था। वो सभी चीज़ें कुछ ख़ास इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रही थी। फ़िल्म का पहले हाफ में स्टोरी को थोड़ा डिसेंट वे में हैंडल करने की कोशिश की हुई है, जहाँ पे कुछ गाने सुनने को मिलते जो डिसेंट थे। लेकिन सेकंड हाफ जिस तरह से दिखाया हुआ है वो पूरा लॉजिकलेस नज़र आता है, जहाँ पे विजय की जो जर्नी है यूएस तक की दिखाई गई है, जिस तरह से वो फेमस होता है उसको सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, वो थोड़ा ओवर द टॉप नज़र आता है। इसके अलावा इस फ़िल्म में जो इमोशनल कनेक्शन दिखाने की कोशिश की हुई है, वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट करता हुआ नज़र आता है। इस फ़िल्म में जो ट्विस्ट दिखाया हुआ है अनन्या पांडे को लेकर वो पूरी तरह से सिली नज़र आता है। उसको ज़रा भी ढंग से हैंडल नहीं किया हुआ था, क्योंकि वो सभी चीज़ें प्रेडिक्टेबल थी, फ़िल्म की कहानी पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल थी। वहाँ का जो सेंटिमेंट दिखाया हुआ है उसको काफ़ी लाउड दिखाया हुआ है, वो प्रॉपर डेप्थ वाला नज़र नहीं आता है, वो कनेक्शन नहीं बैठ पाता है। इसके अलावा इस फ़िल्म में काफ़ी सारे हाई मोमेंट देखने की हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पूरी फुलफिल नहीं हो पाती, फुलफिल नहीं हो पाती है। बाई चांस आपको एक आध कोई ऐसा हाई मोमेंट देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ विजय देवरकोंडा को जिस तरह से पुरी जगन्नाथ ने क्रिएट किया हुआ है, वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नज़र आता है, उनके किरदार की बात कर रहा हूँ। टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी नीट रखी गई थी, कैमरा वर्क फ़िल्म का अच्छा था, म्यूज़िक डिपार्टमेंट में हिंदी गाने कुछ ठीक-ठाक नज़र आ रहे थे, लेकिन वो गाने उतना कुछ ख़ास इम्पैक्ट नहीं डाल रहे थे, फ़िल्म की कहानी को रोक रहे हो ऐसा नज़र आ रहे थे, कुछ गानों की ज़रूरत भी नहीं थी। बीजीएम फ़िल्म का उतना कुछ ख़ास नहीं था, थोड़ा और बेटर वे में क्रिएट किया जा सकता था, प्रोडक्शन डिज़ाइन का यूज़ थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे, प्रोडक्शन डिज़ाइन बेहतर वे में की जा सकती थी। डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने इस फ़िल्म में
पूरी तरह से जो हाइप क्रिएट हुई थी, उसके ऊपर जी नहीं पाते। वो जिस तरह से कहानी को लिखे है, उसको जिस तरह से नैरेट किए हुए, जिस तरह से लीड एक्टर का जो किरदार लिखा हुआ था, वो सभी चीज़ें क्लियरली नज़र आता है कि जल्दबाज़ी में निपटाई हुई ऐसा नज़र आ रहा था। कुछ भी फ़िल्म की कहानी के साथ सही नहीं जा रहा था। हीरो को स्टैमरिंग करना, काफ़ी बेकार तरीके से फ़ोर्सफुली एड किया हुआ ऐसा नज़र आता है, वो वर्क नहीं कर पाता है। पुरी जगन्नाथ अपने फ़िल्मों में हीरो के किरदार को एलिवेट करने के लिए जाने जाते, जहाँ पे इस फ़िल्म में वो पूरी तरह से फ़ेल होते हैं। माइक टायसन का यूज़ प्रॉपर वे में नहीं किया हुआ है, स्टोरी के एंड में उनको लाया हुआ है, जिस तरह से उनका किरदार लिखा हुआ है, उसको काफ़ी सिली मैनर में लिखा हुआ था। फ़िल्म में जो डायलॉग सुनने को मिलता है, जो इमोशंस देखने को मिल रहा है, वो पूरी तरह से मिसिंग नज़र आता है। स्पोर्ट्स ड्रामा जिस तरह से उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, वहाँ पे कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आते। फ़िल्म की कहानी को जिस तरह से हैंडल किया हुआ है, वो भी रूटीन नज़र आता है। फ़िल्म में जितने भी ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलता है, जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, वो कोई भी किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट का ऑडियंस में क्रिएट नहीं कर पाता है। फ़िल्म में बहुत ही कम ऐसे मोमेंट नज़र आएँगे जो आपको हाई लगेंगे। इसके अलावा जो कॉमेडी है, जो एक पैट्रियोटिक डायलॉग है, वो उतने कुछ ख़ास उन्होंने क्रिएट नहीं किए, जिसकी वज़ह से मास ऑडियंस इन सभी चीज़ों से अट्रैक्ट हो पाती। ऑन एंड होल कह सकते हैं कि लाइगर एक ऐसी फ़िल्म है जिसकी जो हाइप क्रिएट हुई थी, उसके हिसाब से वो नहीं जा पाती है। वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करती हुई नज़र आती है। फ़िल्म की कहानी वेपर थिन स्टोरी लाइन थी, ऐसा बोल सकते हैं। स्टैमरिंग का जो विजय का एक्ट था, जिस तरह से प्रोसीडिंग को फटाफट निपटाया हुआ है, वो सभी चीज़ें फ़िल्म के ड्रॉबैक में आती है। इसके अलावा इस फ़िल्म में कुछ मास मोमेंट देखने को मिलते हैं, जो विजय का ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, वो एक आध चीज़ है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। विजय देवरकोंडा ने पूरी तरह से इस फ़िल्म को हैंडल करने की कोशिश की हुई थी, लेकिन उनकी परफ़ॉर्मेंसेज़ भी इस फ़िल्म को उस लेवल के ऊपर पहुँचा नहीं पाती है। अब हम बात करें इस फ़िल्म को देखना चाहिए कब, कहाँ पे, किसे देखने को मिलेगी, रिलीज़ डेट क्या थी, वो सभी चीज़ों के ऊपर 25 अगस्त 2022 को इस फ़िल्म को 138 मिनट के रन टाइम के साथ यूएस सर्टिफ़िकेट के साथ थिएटर में पैन इंडिया लेवल पे रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे टोटल 5 लैंग्वेज थी, जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम लैंग्वेज शामिल थी। इस फ़िल्म को जब रिलीज़ किया गया, एक बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी। 9 सितंबर 2021 को एक ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट हुई थी कि ये फ़िल्म, सॉरी, जनवरी 2021 में अनाउंसमेंट हुई थी कि ये फ़िल्म सितंबर 2021 में आएगी, 9 सितंबर 2021 में। लेकिन प्रोडक्शन डिले होने की वजह से बाद में इस फ़िल्म को 25 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे फ़िल्म के जो थिएट्रिकल राइट्स थे, वो करीबन 81 करोड़ में बेचे गए थे। और विजय देवरकोंडा ने अपने करियर में जितनी भी फ़िल्में की हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा राइट्स बिकने वाली ये फ़िल्म साबित हुई थी। हालाँकि लाइगर तक जितनी भी उन्होंने फ़िल्में की हुई थी, उसमें सबसे महँगी फ़िल्म लाइगर ही थी, करीबन 100 सवा 100 करोड़ का बजट था। इस फ़िल्म के जो सैटेलाइट ओटीटी राइट्स थे, उसको भी काफ़ी भारी रकम में बेचा गया था, म्यूज़िक राइट्स को भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था। तो ओवरऑल मेकर्स ने काफ़ी सारा प्रॉफ़िट ज़रूर किया होगा, भले ही थिएटर में ये फ़िल्म प्रॉपर वर्क नहीं करी है, लेकिन जिस तरह से बॉक्स ऑफिस के अलावा इस फ़िल्म ने दूसरा जो कलेक्शन करके दिखाया हुआ है सैटेलाइट, ओटीटी और म्यूज़िक डिपार्टमेंट से, वो काबिल तारीफ़ है। वहाँ पे ये फ़िल्म आसानी से प्रॉफ़िटेबल वेंचर साबित होती है। अदरवाइज़ थिएट्रिकल रन के हिसाब से देखें तो फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी। जहाँ पे इस फ़िल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था। आईएमडीबी पे करीबन फ़िल्म को 44,000 वोट मिले हुए थे, जिसमें 3.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फ़िल्म ऑडियंस ने किस तरह से नकार दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस फ़िल्म को जब ओटीटी पे रिलीज़ किया गया, तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के पास है, जहाँ पे उन्होंने डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फ़िल्म को ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है। वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार और स्टार गोल्ड 2 के ऊपर ये फ़िल्म आपको देखने को मिलेगी। स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर इस फ़िल्म को हिंदी वर्ज़न में लाइगर के नाम से प्रीमियर करवाया जाएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर लाइगर फ़िल्म आपको देखने को मिलेगी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम वर्ज़न में, हिंदी वर्ज़न के साथ। इसके अलावा इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से इस फ़िल्म को, यानी कि लाइगर फ़िल्म को, आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। लाइगर जो 2022 की इंडियन स्पोर्ट्स एक्शन फ़िल्म है। इस फ़िल्म को तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया था। इसके अलावा तमिल, मलयालम और कन्नड़ा, ये 3 वर्ज़न्स में फ़िल्म को डब किया गया है। इस फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया था, वो पूरी जगन्नाथ का था। उसके ऊपर डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन, सभी चीज़ें पूरी जगन्नाथ ने खुद की हुई है।
प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि पुरी जगन्नाथ वो खुद इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। उनके साथ करण जौहर थे, चार्मी कौर, अपूर्वा मेहता और हीरो यश जौहर ने मिलकर इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म को करीबन 100 से सवा 100 करोड़ के बजट के आसपास का बनाया गया था। यानी कि एक हाई बजट फ़िल्म थी जिसके लीड रोल में थे नन अदर देन विजय देवरकोंडा, उनके अपोजिट कास्ट की गई थी अनन्या पांडे को। इनके अलावा रम्या कृष्णन, रोनित रॉय, विशु रेड्डी, अली, मकरंद देशपांडे, गेटअप श्रीनु, चंकी पांडे और माइक टाइसन आपको इस फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे माइक टाइसन ने इस फिल्म में क्लाइमैक्स में एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो सिनेमेटोग्राफी की हुई विष्णु शर्मा ने, एडिटिंग की हुई जुनैद सिद्दीकी ने, जिन्होंने इस फिल्म को 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे 18 मिनट की देखने को मिलेगी। जिसके म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है सुनील कश्यप ने, जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और इसको कंपोज किया हुआ था। जिसके अलावा जो सॉन्ग्स थे उसको कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने किया हुआ था। फिल्म में टोटल 8 गाने हैं जिसको हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था, दूसरे लैंग्वेज में रिक्रिएट किया गया था, जिसके राइट से वो सोनी म्यूजिक इंडिया को अच्छी प्राइस में बेचे गए थे। तो ये सभी गाने फिलहाल में सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी लैंग्वेज में सुनने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ए फिल्म्स और श्री कार्तिकेय सिनेमाज ने मिलकर इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। वैसे अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई गई थी। जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था, कुछ वर्ड्स को म्यूट किया हुआ था। वहीं पे इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन और पूरी कनेक्ट ने इस फिल्म को करीबन 125 करोड़ के बजट के साथ बना के रिलीज किया हुआ था। इस फिल्म की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत करें तो प्री प्रोडक्शन शुरुआत करते विजय देवरकोंडा जो इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद उनको कुछ ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड भेजा गया था, जहाँ पे उनके फिजिकल परफॉर्मेंसेस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की गई थी। इसके अलावा वो एक हकलाते हुए बोलने वाले किक बॉक्सर थे, तो उसके लिए भी उनको ट्रेनिंग दी गई थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट पहले जानवी कपूर होने वाली थी, लेकिन उनके पास काफी सारी ऐसी फिल्में थी जिसकी डेट इस फिल्म के साथ मैच हो रही थी, जिसके चलते बाद में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और बाद में इस फिल्म को अनन्या पांडे को ऑफर किया गया था, जिन्होंने इस फिल्म को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। इस फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है वो पहले मनी शर्मा देने वाले थे, लेकिन उसके बाद में चेंज किया गया, जहाँ पे इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो दोनों मनी शर्मा ही कंपोज करने वाले थे, लेकिन बाद में सॉन्ग्स के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर को चूज किया गया। वहीं पे बैकग्राउंड के लिए चूज किया गया था सुनील कश्यप को। तो इस तरह से म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर काम किया गया था। सितंबर 2021 को एक ऑफिशियल अपडेट आई हुई थी कि बॉक्सर माइक टाइसन जो इस फिल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस देने वाले, जिनका इंडियन सिनेमा में एक्टिंग डेब्यू होने वाला है। इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो 20 जनवरी 2020 को इस फिल्म की फिल्मिंग स्टार्ट की गई थी, जब टेंटेटिव टाइटल रखा गया था फाइटर। 40 दिनों का एक लंबा शेड्यूल चला था, जहां पे प्रोडक्शन को बाद में मार्च 2020 में रोकना पड़ा था कोविड-19 की वजह से। और उसके बाद में इस फिल्म को काफी लंबे समय के बाद करीबन फरवरी 2021 में स्टार्ट किया गया था। तो इतने लंबे अंतराल के बाद फिल्म का सेकंड शेड्यूल है उसको हैदराबाद में शूट किया गया था। वहीं पे अप्रैल 2021 में सभी चीजें प्रोडक्शन के डिले होने की वजह से, सेकंड वेव की वजह से बार बार फिल्म रिज्यूम और पॉज हो रही थी। उसके बाद में फिल्म के कास्ट और क्रू ने इस फिल्म की शूटिंग को सितंबर 2021 में रिज्यूम किया हुआ था। नवंबर 2021 में कास्ट और क्रू ने लास वेगास में एक शूटिंग रखी हुई थी। छोटा सा पोर्शन था जहाँ पे माइक टाइसन के साथ विजय देवरकोंडा का एक फाइट सीक्वेंस और ओवरऑल एक उनका जो क्लाइमेक्स में एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस था माइक टायसन का, वो वहां पे शूट किया हुआ था। इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से फरवरी 2022 तक कंप्लीट करवाया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो गानों को हिंदी तेलुगु लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था, बाकी सभी वर्जन में रिक्रिएट किया गया था, डब किया गया था, ऐसा कह सकते हैं। इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके राइट से सोनी म्यूजिक इंडिया के पास और अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के पास इस फिल्म के गानों को गवाया गया था, सॉरी म्यूजिक दिलवाया गया था। ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है लाइगर हंट थीम, जिसके लिरिक्स लिखे हुए फरहाद भिवंडीवाला ने, म्यूजिक दिया है विक्रम मोंत्रोसे ने, सिंगर थे फरहाद भिवंडीवाला।
वहीं पे इस फ़िल्म का दूसरा गाना यानी कि अकड़ी पकड़ी जिसके लिरिक्स लिखे हैं मोहसिन शेख, अज़ीम दयानी ने, जहाँ पे म्यूज़िक दिया हुआ है लिजो जॉर्ज, डीजे चेतास और सुनील कश्यप ने, सिंगर थे देव नेगी, पवन पांडे और लिजो जॉर्ज। तीसरा गाना है वाट लगा देंगे, जिसके लिरिक्स पुरी जगन्नाथ जो फ़िल्म के डायरेक्टर है उन्होंने खुद लिखे हुए थे, म्यूज़िक दिया हुआ था सुनील कश्यप ने और उसको गाया हुआ है विजय देवरकोंडा ने। आफत, वो गाना के लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने, सिंगर यानी कि म्यूज़िक डायरेक्टर थे तनिष्क बागची, सिंगर थे ज़रा एस खान और तनिष्क बागची। पाँचवा गाना है कोका 2.0 जिसके लिरिक्स लिखे हुए जानी लीजो जॉर्ज ने, म्यूज़िक दिया हुआ था जानी लीजो जॉर्ज और डीजे चेतास, जिसको गाया हुआ सुखे और लिसा मिश्रा ने। छठा गाना है अटैक जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे फरहाद भिवंडीवाला ने, म्यूज़िक दिया हुआ है विक्रम मोंत्रोसे ने, गाया हुआ है फरहाद भिवंडीवाला ने। सातवां गाना है मन चली जिसके लिरिक्स लिखे थे फरहाद भिवंडीवाला ने, म्यूज़िक दिया हुआ है तनिष्क बागची ने, सिंगर थे ज़हरान इस खान और फरहाद भिवंडीवाला। आठवां गाना मेरा बनेगा तू जिसके लिरिक्स लिखे कुणाल वर्मा ने, म्यूज़िक दिया हुआ है तनिष्क बागची और गाया हुआ है लक्ष्य कपूर ने। तो इस तरह से टोटल 8 गाने थे जिसकी लेंथ है 22 मिनट 6 सेकंड। इन सभी गानों को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम इन सभी वर्ज़न में क्रिएट किया गया था। सभी गानों के जो राइट्स है सभी वर्ज़न्स के वो सोनी म्यूज़िक इंडिया के ही पास है। तो हिंदी वर्ज़न के गाने वो सोनी म्यूज़िक इंडिया के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे वीडियो ऑडियो फ़ॉर्मेट में। वहीं पे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम वर्ज़न के जो गाने हैं वो सभी गाने सोनी म्यूजिक साउथ के ऊपर यूट्यूब पे ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये सभी गाने अलग अलग लैंग्वेजेस में आप फ्री में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कास्ट के ऊपर, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, उसके बाद कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे। इस फिल्म का जो टाइटल किरदार है लाइगर उसका प्ले किया हुआ विजय देवरकोंडा ने। तान्या पांडे वो रोल प्ले कर रही है अनन्या पांडे। रम्या कृष्णन ने बालमणि का रोल प्ले किया हुआ है। रोनित रॉय को क्रिस्टोफर का रोल दिया गया था जो एमएमए के कोच थे। विष्णु रेड्डी ने इस फिल्म में संजू पांडे का रोल प्ले किया हुआ है। अली ने इस फिल्म में अली भाई का रोल प्ले किया हुआ है। मकरंद देश पांडे ने एक बोले तो मोहल्ले का एक वसूली वाला जो रोल था वो उनको दिया गया था लेकिन कैरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ था। गेटअप श्रीनु ने गणपत का रोल प्ले किया हुआ था। चंकी पांडे ने एज अ पांडे यानी कि तन्या और संजू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है। माइक टायसन आपको इस फिल्म में मार्क हेंडरसन के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने इस फिल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। कहानी के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं। लाइगर यानी कि विजय देवरकोंडा उनका एक ही सपना है कि वो नेशनल एमएमए चैंपियनशिप जीते और वो और उनकी माँ यानी कि रम्या कृष्णन दोनों इस सपने को फुलफिल करने के लिए मुंबई आ जाते हैं। लाइगर को ट्रेनिंग के लिए एमएमए में जाना और जाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए और वो ट्रेनिंग एक ही आदमी दिलवा सकता है जहाँ पे उसका नाम है नन अदर देन क्रिस्टोफर। अब इनके बीच में एक आ जाती है अनन्या पांडे नाम की लड़की जो लाइगर यानी कि विजय देवरकोंडा से प्यार करने लगती है जिसका नाम है तानिया। वो एक पैसे वाले की लड़की है लेकिन आगे जाते कुछ ऐसा ट्विस्ट क्रिएट होता है जिसके चलते वो लड़की उसके ऊपर चीट कर देती है। अब बाकी की कहानी यही है कि अब वो दिल टूटा आशिक लाइगर किस तरह से अपना कमबैक करेगा, किस तरह से इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप जीतता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी बनाती है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्लस पॉइंट्स की, तो विजय देवरकोंडा ने इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। उनका जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। जिस तरह से वो स्टेमर करते, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ है। सेकंड हाफ में ख़ास करके अच्छी तरह से उन सभी चीज़ों को हैंडल किया हुआ था। अनन्या पांडे ने अपने रोल में जितना भी काम था उसमें जो एक रिच गर्ल वाला किरदार था उस किरदार का वैसे फ़िल्म की कहानी के साथ उतना कुछ ख़ास लेन-देन नहीं था, लेकिन जो भी किरदार था उसमें वो ठीक-ठाक नज़र आ रही थी। अली ने डिसेंट वे में अपना रोल प्ले किया हुआ है, उनका एक कैमियो रोल ही बोल सकते हैं। गेटअप श्रीनु अपने रोल के साथ थोड़ी बहुत कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं। रम्या कृष्णन ने विजय देवरकोंडा की माँ के रोल में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, उनके इमोशंस को उन्हें बढ़िया तरीके से कन्वे किया हुआ है। रोनित रॉय एक इम्प्रेसिव कोच का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने डिलीवर किया हुआ है वो रोल। माइक टायसन ने इस फ़िल्म में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। इस फ़िल्म के एंड में उनका सीक्वेंस आता है जहाँ पे उनके विजय देवरकोंडा के साथ जितने भी वो सीन्स क्रिएट किए हुए हैं उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है। एमएमए फाइट सीक्वेंस में को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था वो कोरियोग्राफर की तारीफ करनी पड़ेगी। काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी एक्शन ब्लॉक को उन्होंने स्टाइलिश तरीके से क्रिएट किया हुआ था।
इस फ़िल्म में आपको विजय देवरकोंडा जो स्टिमरिंग वाला एक एक्ट करते हुए नज़र आते, तो कुछ हद तक तो आपको वो पसंद आता है, लेकिन धीरे-धीरे वो स्टिमरिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिस वज़ह से जो डायलॉग फ्री फ्लो के साथ बोलने चाहिए थे, जिसकी वज़ह से वो डायलॉग डिलीवरी की इम्पोर्टेंट में जगह पे जो एक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, वो नहीं पड़ पाता है। वहाँ पे पुरी जगन्नाथ की थोड़ी वो गलती थी। अगर वो डिसेबिलिटी वाला किरदार ना लिखते तो भी चल जाता, क्योंकि इस किरदार में मास अवतार का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो काफ़ी डल तरीके से दिखाया जाता है। अदरवाइज़ रखते भी तो भी स्टेमरिंग का जो पोर्शन था उसको थोड़ा शॉर्ट रखना था। यानी कि काफ़ी ज़्यादा हकलाए हुए, बताए हुए अगर थोड़ा कम रहता तो थोड़ा और बेहतर होता। इस फ़िल्म की कहानी काफ़ी छोटी है, स्टोरी लाइन में उतना कुछ कुछ बड़ा नहीं है, कोई प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है फ़िल्म में। हीरो की जर्नी भी कुछ ऐसी आधी-अधूरी पकाई हुई नज़र आती है। लव स्टोरी को फोर्सफुली ऐड किया हो ऐसा नज़र आ रहा था। वो सभी चीज़ें कुछ ख़ास इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रही थी। फ़िल्म का पहले हाफ में स्टोरी को थोड़ा डिसेंट वे में हैंडल करने की कोशिश की हुई है, जहाँ पे कुछ गाने सुनने को मिलते जो डिसेंट थे। लेकिन सेकंड हाफ जिस तरह से दिखाया हुआ है वो पूरा लॉजिकलेस नज़र आता है, जहाँ पे विजय की जो जर्नी है यूएस तक की दिखाई गई है, जिस तरह से वो फेमस होता है, उसको सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, वो थोड़ा ओवर द टॉप नज़र आता है। इसके अलावा इस फ़िल्म में जो इमोशनल कनेक्शन दिखाने की कोशिश की हुई है, वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट करता हुआ नज़र आता है। इस फ़िल्म में जो एक ट्विस्ट दिखाया हुआ है अनन्या पांडे को लेकर, वो पूरी तरह से सिली नज़र आता है। उसको ज़रा भी ढंग से हैंडल नहीं किया हुआ था, क्योंकि वो सभी चीज़ें प्रेडिक्टेबल थी, फ़िल्म की कहानी पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल थी। वहाँ का जो सेंटिमेंट दिखाया हुआ है, उसको काफ़ी लाउड दिखाया हुआ है, वो प्रॉपर डेप्थ वाला नज़र नहीं आता है, वो कनेक्शन नहीं बैठ पाता है। इसके अलावा इस फ़िल्म में काफ़ी सारे हाई मोमेंट देखने के हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पूरी फुलफ़िल नहीं हो पाती, फुलफ़िल नहीं हो पाती है। बाई चांस आपको एक आध कोई ऐसा हाई मोमेंट देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ विजय देवरकोंडा को जिस तरह से पूरी जगन्नाथ ने क्रिएट किया हुआ है, वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नज़र आता है, उनके किरदार की बात कर रहा हूँ। टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी नीट रखी गई थी, कैमरा वर्क फ़िल्म का अच्छा था, म्यूज़िक डिपार्टमेंट में हिंदी गाने कुछ ठीक-ठाक नज़र आ रहे थे, लेकिन वो गाने उतना कुछ ख़ास इम्पैक्ट नहीं डाल रहे थे, फ़िल्म की कहानी को रोक रहे हो ऐसा नज़र आ रहे थे, कुछ गानों की ज़रूरत भी नहीं थी। बीजीएम फ़िल्म का उतना कुछ ख़ास नहीं था, थोड़ा और बेटर वे में क्रिएट किया जा सकता था, प्रोडक्शन डिज़ाइन का यूज़ थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे, प्रोडक्शन डिज़ाइन बेहतर वे में की जा सकती थी। डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने इस फ़िल्म में पूरी तरह से जो हाइप क्रिएट हुई थी, उसके ऊपर जी नहीं पाते। वो जिस तरह से कहानी को लिखे हैं, उसको जिस तरह से नैरेट किए हुए, जिस तरह से लीड एक्टर का जो किरदार लिखा हुआ था, वो सभी चीज़ें क्लियरली नज़र आता है कि जल्दबाज़ी में निपटाई हुई ऐसा नज़र आ रहा था। कुछ भी फ़िल्म की कहानी के साथ सही नहीं जा रहा था। हीरो को स्टैमरिंग करना, काफ़ी बेकार तरीके से फ़ोर्सफुली ऐड किया हुआ ऐसा नज़र आता है, वो वर्क नहीं कर पाता है। पुरी जगन्नाथ अपने फ़िल्मों में हीरो के किरदार को एलिवेट करने के लिए जाने जाते, जहाँ पे इस फ़िल्म में वो पूरी तरह से फ़ेल होते हैं। जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फ़िल्म को यूएस सर्टिफ़िकेट मिला हुआ था, कुछ वर्ड्स को म्यूट किया हुआ था, वहीं पे इस फ़िल्म की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन और पूरी कनेक्ट ने इस फ़िल्म को करीबन सवा सौ करोड़ के बजट के साथ बना के रिलीज़ किया हुआ था। इस फ़िल्म की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत करें तो प्री प्रोडक्शन शुरुआत करते विजय देवरकोंडा जो इस फ़िल्म में लीड रोल प्ले कर रहे, तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद उनको कुछ ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड भेजा गया था, जहाँ पे उनके फिजिकल परफॉर्मेंसेस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की गई थी। इसके अलावा वो एक हकलाते हुए बोलने वाले किक बॉक्सर थे, तो उसके लिए भी उनको ट्रेनिंग दी गई थी। इस फ़िल्म में उनके अपोज़िट पहले जानवी कपूर होने वाली थी, लेकिन उनके पास काफ़ी सारी ऐसी फ़िल्में थी जिसकी डेट इस फ़िल्म के साथ मैच हो रही थी। जिसके चलते बाद में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और बाद में इस फ़िल्म को अनन्या पांडे को ऑफ़र किया गया था, जिन्होंने इस फ़िल्म को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। इस फ़िल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो पहले मनीष शर्मा देने वाले थे, लेकिन उसके बाद में चेंज किया गया, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है, वो दोनों मनीष शर्मा ही कंपोज़ करने वाले थे, लेकिन बाद में सॉन्ग्स के लिए अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर को चूज़ किया गया। वहीं पे बैकग्राउंड के लिए चूज़ किया गया था सुनील कश्यप को। तो इस तरह से म्यूज़िक डायरेक्टर के ऊपर काम किया गया था। सितंबर 2021 को एक ऑफ़िशियल अपडेट आई हुई थी कि बॉक्सर माइक टायसन जो इस फ़िल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस देने वाले, जिनका इंडियन सिनेमा में एक्टिंग डेब्यू होने वाला है।
इसके अलावा इस फ़िल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो 20 जनवरी 2020 को इस फ़िल्म की फ़िल्मिंग स्टार्ट की गई थी, जब टेंटेटिव टाइटल रखा गया था फाइटर। 40 दिनों का एक लंबा शेड्यूल चला था, जहाँ पे प्रोडक्शन को बाद में मार्च 2020 में रोकना पड़ा था कोविड-19 की वजह से, और उसके बाद में इस फ़िल्म को काफ़ी लंबे समय के बाद करीबन फरवरी 2021 में स्टार्ट किया गया था। तो इतने लंबे अंतराल के बाद फ़िल्म का सेकंड शेड्यूल है उसको हैदराबाद में शूट किया गया था। वहीं पे अप्रैल 2021 में सभी चीज़ें प्रोडक्शन के डिले होने की वजह से, सेकंड वेव की वजह से बार-बार फ़िल्म रिज़्यूम और पॉज़ हो रही थी। उसके बाद में फ़िल्म के कास्ट और क्रू ने इस फ़िल्म की शूटिंग को सितंबर 2021 में रिज़्यूम किया हुआ था। नवंबर 2021 में कास्ट और क्रू ने लास वेगास में एक शूटिंग रखी हुई थी। छोटा-सा पोर्शन था, जहाँ पे माइक टायसन के साथ विजय देवरकोंडा का एक फाइट सीक्वेंस और ओवरऑल एक उनका जो क्लाइमेक्स में एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस था माइक टायसन का, वो वहाँ पे शूट किया हुआ था। इस फ़िल्म की शूटिंग को पूरी तरह से फरवरी 2022 तक कंप्लीट करवाया गया था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो गानों को हिंदी, तेलुगु लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था, बाकी सभी वर्ज़न में रिक्रिएट किया गया था, डब किया गया था, ऐसा कह सकते हैं। इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके राइट्स है सोनी म्यूज़िक इंडिया के पास और अलग-अलग म्यूज़िक कंपोज़र के पास इस फ़िल्म के गानों को गवाया गया था, सॉरी म्यूज़िक दिलवाया गया था। ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है लाइगर हंट थीम, जिसके लिरिक्स लिखे हुए फरहाद भिवंडीवाला ने, म्यूजिक दिया है विक्रम मोंत्रोसे ने, सिंगर थे फरहाद भिवंडीवाला। वहीं पे इस फिल्म का दूसरा गाना यानी कि अकड़ी पकड़ी, जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहसिन शेख, अजीम दयानी ने, जहाँ पे म्यूजिक दिया हुआ लिजो जॉर्ज, डीजे चेतास और सुनील कश्यप ने, सिंगर थे देव नेगी, पवन पांडे और लिजो जॉर्ज। तीसरा गाना है वाट लगा देंगे, जिसके लिरिक्स पुरी जगन्नाथ जो फ़िल्म के डायरेक्टर है उन्होंने खुद लिखे हुए थे, म्यूज़िक दिया हुआ था सुनील कश्यप ने और उसको गाया हुआ है विजय देवरकोंडा ने। आफत, वो गाना के लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने, सिंगर यानी कि म्यूज़िक डायरेक्टर थे तनिष्क बागची, सिंगर थे ज़रा एस खान और तनिष्क बागची। पाँचवा गाना है कोका 2.0, जिसके लिरिक्स लिखे हुए जानी लीजो जोज ने, म्यूज़िक दिया हुआ था जानी लीजो जोज और डीजे चेतास, जिसको गाया हुआ सुखे और लिसा मिश्रा ने। छठा गाना है अटैक, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे फरहाद भिवंडीवाला ने, म्यूजिक दिया हुआ है विक्रम मोंत्रोसे ने, गाया हुआ है फरहाद भिवंडीवाला ने। सातवां गाना है मंचली, जिसके लिरिक्स लिखे थे फरहाद भिवंडीवाला ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष्क बागची ने, सिंगर थे जहरान इस खान और फरहाद भिवंडीवाला। आठवां गाना मेरा बनेगा तू, जिसके लिरिक्स लिखे कुणाल वर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष्क बागची और गाया हुआ है लक्ष्य कपूर ने। तो इस तरह से टोटल 8 गाने थे, जिसकी लेंथ है 22 मिनट 6 सेकंड। इन सभी गानों को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम इन सभी वर्जन में क्रिएट किया गया था। सभी गानों के जो राइट्स है सभी वर्जन्स के वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ही पास है। तो हिंदी वर्जन के गाने वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। वहीं पे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन के जो गाने हैं वो सभी गाने सोनी म्यूजिक साउथ के ऊपर यूट्यूब पे ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से सभी गाने अलग-अलग लैंग्वेजेस में आप फ्री में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फ़िल्म की कास्ट के ऊपर, कौन-सा एक्टर कौन-सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, उसके बाद कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे। इस फ़िल्म का जो टाइटल किरदार है लाइगर, उसका प्ले किया हुआ है विजय देवरकोंडा ने। तान्या पांडे वो रोल प्ले कर रही है अनन्या पांडे। रम्या कृष्णन ने बालमणि का रोल प्ले किया हुआ है। रोनित रॉय को क्रिस्टोफर का रोल दिया गया था जो एमएमए के कोच थे। विष्णु रेड्डी ने इस फ़िल्म में संजू पांडे का रोल प्ले किया हुआ है। अली ने इस फ़िल्म में अली भाई का रोल प्ले किया हुआ है। मकरंद देशपांडे ने एक बोले तो मोहल्ले का एक वसूली वाला जो रोल था वो उनको दिया गया था, लेकिन कैरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ था। गेटअप श्रीनु ने गणपत का रोल प्ले किया हुआ था। चंकी पांडे ने एज अ पांडे यानी कि तन्या और संजू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है। माइक टायसन आपको इस फ़िल्म में मार्क हेंडरसन के रोल में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस फ़िल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। कहानी के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं। लाइगर यानी कि विजय देवरकोंडा, उनका एक ही सपना है कि वो नेशनल एमएमए चैंपियनशिप जीते और वो और उनकी माँ यानी कि रम्या कृष्णन दोनों इस सपने को फुलफिल करने के लिए मुंबई आ जाते हैं। लाइगर को ट्रेनिंग के लिए एमएमए में जाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए और वो ट्रेनिंग एक ही आदमी दिलवा सकता है, जहाँ पे उसका नाम है नन अदर देन क्रिस्टोफर। अब इनके बीच में एक आ जाती है अनन्या पांडे नाम की लड़की, जो लाइगर यानी कि विजय देवरकोंडा से प्यार करने लगती है, जिसका नाम है तानिया। वो एक पैसे वाले की लड़की है, लेकिन आगे जाते कुछ ऐसा ट्विस्ट क्रिएट होता है जिसके चलते
वो लड़की उसके ऊपर चीट कर देती है। अब बाकी की कहानी यही है कि अब वो दिल टूटा आशिक लाइगर किस तरह से अपना कमबैक करेगा, किस तरह से इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप जीतता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी बनाती है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्लस पॉइंट्स की, तो विजय देवरकोंडा ने इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। उनका जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। जिस तरह से वो स्टेमर करते, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ है। सेकंड हाफ में ख़ास करके अच्छी तरह से उन सभी चीज़ों को हैंडल किया हुआ था। अनन्या पांडे ने अपने रोल में जितना भी काम था, उसमें जो एक रिच गर्ल वाला किरदार था, उस किरदार का वैसे फ़िल्म की कहानी के साथ उतना कुछ ख़ास लेन-देन नहीं था, लेकिन जो भी किरदार था उसमें वो ठीक-ठाक नज़र आ रही थी। अली ने डिसेंट वे में अपना रोल प्ले किया हुआ है, उनका एक कैमियो रोल ही बोल सकते हैं। गेटअप श्रीनु अपने रोल के साथ थोड़ी बहुत कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं। रम्या कृष्णा ने विजय देवरकोंडा की माँ के रोल में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, उनके इमोशंस को उन्हें बढ़िया तरीके से कन्वे किया हुआ है। रोनित रॉय एक इम्प्रेसिव कोच का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने डिलीवर किया हुआ है वो रोल। माइक टायसन ने इस फ़िल्म में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। इस फ़िल्म के एंड में उनका सीक्वेंस आता है, जहाँ पे उनके विजय देवरकोंडा के साथ जितने भी सीन्स क्रिएट किए हुए हैं, उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है। एमएमए फाइट सीक्वेंस में को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था, वो कोरियोग्राफर की तारीफ़ करनी पड़ेगी। काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी एक्शन ब्लॉक को उन्होंने स्टाइलिश तरीके से क्रिएट किया हुआ था। इस फ़िल्म में आपको विजय देवरकोंडा जो स्टेमरिंग वाला एक एक्ट करते हुए नज़र आते, तो कुछ हद तक तो आपको वो पसंद आता है, लेकिन धीरे-धीरे वो स्टेमरिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिस वज़ह से जो डायलॉग फ्री फ्लो के साथ बोलने चाहिए थे, जिसकी वज़ह से वो डायलॉग डिलीवरी की इम्पोर्टेंट में जगह पे जो एक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, वो नहीं पड़ पाता है। वहाँ पे पुरी जगन्नाथ की थोड़ी वो गलती थी। अगर वो डिसेबिलिटी वाला किरदार ना लिखते तो भी चल जाता, क्योंकि इस किरदार में मास अवतार का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो काफ़ी डल तरीके से दिखाया जाता है। अदरवाइज़ रखते भी तो भी स्टेमरिंग का जो पोर्शन था उसको थोड़ा शॉर्ट रखना था। यानी कि काफ़ी ज़्यादा हकलाए हुए बताए हुए अगर थोड़ा कम रहता तो थोड़ा और बेहतर होता। इस फ़िल्म की कहानी काफ़ी छोटी है, स्टोरी लाइन में उतना कुछ कुछ बड़ा नहीं है, कोई प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है फ़िल्म में। हीरो की जर्नी भी कुछ ऐसी आधी-अधूरी पकाई हुई नज़र आती है। लव स्टोरी को फोर्सफुली ऐड किया हुआ ऐसा नज़र आ रहा था। वो सभी चीज़ें कुछ ख़ास इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रही थी। फ़िल्म का पहले हाफ में स्टोरी को थोड़ा डिसेंट वे में हैंडल करने की कोशिश की हुई है, जहाँ पे कुछ गाने सुनने को मिलते हैं जो डिसेंट थे। लेकिन सेकंड हाफ जिस तरह से दिखाया हुआ है वो पूरा लॉजिकलेस नज़र आता है, जहाँ पे विजय की जो जर्नी है यूएस तक की दिखाई गई है, जिस तरह से वो फेमस होता है, उसको सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, वो थोड़ा ओवर द टॉप नज़र आता है। इसके अलावा इस फ़िल्म में जो इमोशनल कनेक्शन दिखाने की कोशिश की हुई है, वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट करता हुआ नज़र आता है। इस फ़िल्म में जो ट्विस्ट दिखाया हुआ है अनन्या पांडे को लेकर, वो पूरी तरह से सिली नज़र आता है। उसको ज़रा भी ढंग से हैंडल नहीं किया हुआ था, क्योंकि वो सभी चीज़ें प्रेडिक्टेबल थी, फ़िल्म की कहानी पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल थी। माँ का जो सेंटिमेंट दिखाया हुआ है, उसको काफ़ी लाउड दिखाया हुआ है, वो प्रॉपर डेप्थ वाला नज़र नहीं आता है, वो कनेक्शन नहीं बैठ पाता है। इसके अलावा इस फ़िल्म में काफ़ी सारे हाई मोमेंट देखने की हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पूरी फुलफ़िल नहीं हो पाती है। बाई चांस आपको एक आध कोई ऐसा हाई मोमेंट देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ विजय देवरकोंडा को जिस तरह से पुरी जगन्नाथ ने क्रिएट किया हुआ है, वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नज़र आता है, उनके किरदार की बात कर रहा हूँ। टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो प्रोडक्शन वैल्यू फ़िल्म की काफ़ी नीट रखी गई थी, कैमरा वर्क फ़िल्म का अच्छा था, म्यूज़िक डिपार्टमेंट में हिंदी गाने कुछ ठीक-ठाक नज़र आ रहे थे, लेकिन वो गाने उतना कुछ ख़ास इम्पैक्ट नहीं डाल रहे थे, फ़िल्म की कहानी को रोक रहे हो ऐसा नज़र आ रहे थे, कुछ गानों की ज़रूरत भी नहीं थी। बीजीएम फ़िल्म का उतना कुछ ख़ास नहीं था, थोड़ा और बेटर वे में क्रिएट किया जा सकता था, प्रोडक्शन डिज़ाइन का यूज़ थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे, प्रोडक्शन डिज़ाइन बेहतर वे में की जा सकती थी। डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने इस फ़िल्म में पूरी तरह से जो हाइप क्रिएट हुई थी, उसके ऊपर जी नहीं पाते। वो जिस तरह से कहानी को लिखे हैं, उसको जिस तरह से नैरेट किए हुए, जिस तरह से लीड एक्टर का जो किरदार लिखा हुआ था, वो सभी चीज़ें क्लियरली नज़र आता है कि जल्दबाज़ी में निपटाई हुई ऐसा नज़र आ रहा था। कुछ भी फ़िल्म की कहानी के साथ सही नहीं जा रहा था। हीरो को स्टैमरिंग करना, काफ़ी बेकार तरीके से फ़ोर्सफुली ऐड किया हुआ ऐसा नज़र आता है, वो वर्क नहीं कर पाता है। पुरी जगन्नाथ अपने फ़िल्मों में हीरो के किरदार को एलिवेट करने के लिए जाने जाते, जहाँ पे इस फ़िल्म में वो पूरी तरह से फ़ेल होते हैं। माइक टायसन का यूज़ प्रॉपर वे में नहीं किया हुआ है, स्टोरी के एंड में उनको लाया हुआ है, जिस तरह से उनका किरदार लिखा हुआ है, उसको काफ़ी सिली मैनर में लिखा हुआ था। फ़िल्म में जो डायलॉग सुनने को मिलता है, जो इमोशंस देखने को मिल रहा है, वो पूरी तरह से मिसिंग नज़र आता है।
स्पोर्ट्स ड्रामा जिस तरह से उन्होंने क्रिएट किया हुआ था वहाँ पे कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आती, फिल्म की कहानी को जिस तरह से हैंडल किया हुआ है वो भी रूटीन नज़र आता है। फिल्म में जितने भी ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलता है, जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, वो कोई भी किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट का ऑडियंस में क्रिएट नहीं कर पाता है। फिल्म में बहुत ही कम ऐसे मोमेंट नज़र आएँगे जो आपको हाई लगेंगे, इसके अलावा जो कॉमेडी है, जो एक पैट्रियोटिक डायलॉग है, वो उतने कुछ ख़ास उन्होंने क्रिएट नहीं किए जिसकी वजह से मास ऑडियंस इन सभी चीज़ों से अट्रैक्ट हो पाती। ऑन एंड होल कह सकते हैं कि लाइगर एक ऐसी फ़िल्म है जिसकी जो हाइप क्रिएट हुई थी उसके हिसाब से वो नहीं जा पाती है। वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करती हुई नज़र आती है। फ़िल्म की कहानी वेफर थिन स्टोरी लाइन थी ऐसा बोल सकते हैं। स्टमरिंग का जो विजय का एक्ट था, जिस तरह से प्रोसीडिंग को फटाफट निपटाया हुआ है, वो सभी चीज़ें फ़िल्म के ड्रॉबैक में आती है। इसके अलावा इस फ़िल्म में कुछ मास मोमेंट देखने को मिलते हैं, जो विजय का ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, वो एक आध चीज़ है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। विजय देवरकोंडा ने पूरी तरह से इस फ़िल्म को हैंडल करने की कोशिश की हुई थी, लेकिन उनकी परफ़ॉर्मेंसेज़ भी इस फ़िल्म को उस लेवल के ऊपर पहुँचा नहीं पाती है। अब हम बात करें इस फ़िल्म को देखना चाहिए कब, कहाँ पे, किसे देखने को मिलेगी, रिलीज़ डेट क्या थी, वो सभी चीज़ों के ऊपर 25 अगस्त 2022 को इस फ़िल्म को 138 मिनट के रन टाइम के साथ यूएस सर्टिफ़िकेट के साथ थिएटर में पैन इंडिया लेवल पे रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे टोटल 5 लैंग्वेज थी, जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम लैंग्वेज शामिल थी। इस फ़िल्म को जब रिलीज़ किया गया, एक बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी। 9 सितंबर 2021 को एक ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट हुई थी कि ये फ़िल्म, सॉरी, जनवरी 2021 में अनाउंसमेंट हुई थी कि ये फ़िल्म सितंबर 2021 में आएगी, 9 सितंबर 2021 में। लेकिन प्रोडक्शन डिले होने की वजह से बाद में इस फ़िल्म को 25 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे फ़िल्म के जो थिएट्रिकल राइट्स थे वो करीबन 81 करोड़ में बेचे गए थे। और विजय देवरकोंडा ने अपने करियर में जितनी भी फ़िल्में की हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा राइट्स बिकने वाली ये फ़िल्म साबित हुई थी। हालाँकि लाइगर तक जितनी भी उन्होंने फ़िल्में की हुई थी, उसमें सबसे महँगी फ़िल्म लाइगर ही थी, करीबन 100 सवा 100 करोड़ का बजट था। इस फ़िल्म के जो सैटेलाइट ओटीटी राइट्स थे, उसको भी काफ़ी भारी रकम में बेचा गया था, म्यूज़िक राइट्स को भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था। तो ओवरऑल मेकर्स ने काफ़ी सारा प्रॉफ़िट ज़रूर किया होगा, भले ही थिएटर में फ़िल्म प्रॉपर वर्क नहीं करी है, लेकिन जिस तरह से बॉक्स ऑफिस के अलावा इस फ़िल्म ने दूसरा जो कलेक्शन करके दिखाया हुआ है सैटेलाइट, ओटीटी और म्यूज़िक डिपार्टमेंट से, वो काबिल तारीफ़ है। वहाँ पे ये फ़िल्म आसानी से प्रॉफ़िटेबल वेंचर साबित होती है। अदरवाइज़ थिएट्रिकल रन के हिसाब से देखें तो फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी। जहाँ पे इस फ़िल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था। आईएमडीबी पे करीबन फ़िल्म को 44,000 वोट मिले हुए थे, जिसमें 3.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फ़िल्म ऑडियंस ने किस तरह से नकार दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस फ़िल्म को जब ओटीटी पे रिलीज़ किया गया, तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के पास है, जहाँ पे उन्होंने डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फ़िल्म को ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है। वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार और स्टार गोल्ड 2 के ऊपर ये फ़िल्म आपको देखने को मिलेगी। स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर इस फ़िल्म को हिंदी वर्ज़न में लाइगर के नाम से प्रीमियर करवाया जाएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर लाइगर फ़िल्म आपको देखने को मिलेगी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम वर्ज़न में, हिंदी वर्ज़न के साथ। इसके अलावा इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से इस फ़िल्म को, यानी कि लाइगर फ़िल्म को, आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। लाइगर जो 2022 की इंडियन स्पोर्ट्स एक्शन फ़िल्म है। इस फ़िल्म को तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया था। इसके अलावा तमिल, मलयालम और कन्नड़ा, ये 3 वर्ज़न्स में फ़िल्म को डब किया गया है। इस फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो पुरी जगन्नाथ का था। उसके ऊपर डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीज़ें पुरी जगन्नाथ ने खुद की हुई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि पुरी जगन्नाथ, वो खुद इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। उनके साथ करण जौहर थे, चार्मिक और अपूर्वा मेहता और हीरो यश जौहर ने मिलकर इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म को करीबन 100 से सवा 100 करोड़ के बजट के आसपास का बनाया गया था। यानी कि एक हाई बजट फ़िल्म थी, जिसके लीड रोल में थे नन अदर देन विजय देवरकोंडा, उनके अपोज़िट कास्ट की गई थी अनन्या पांडे को। इनके अलावा रम्या कृष्णन, रोनित रॉय, विशु रेड्डी, अली, मकरंद देशपांडे, गेटअप श्रीनु, चंकी पांडे और माइक टायसन आपको इस फ़िल्म में सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जहाँ पे सीक्वेंस और ओवरऑल एक उनका जो क्लाइमेक्स में एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस था माइक टायसन का, वो वहाँ पे शूट किया हुआ था।
इस फ़िल्म की शूटिंग को पूरी तरह से फरवरी 2022 तक कंप्लीट करवाया गया था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो गानों को हिंदी, तेलुगु लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था, बाकी सभी वर्ज़न में रिक्रिएट किया गया था, डब किया गया था, ऐसा कह सकते हैं। इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके राइट्स सोनी म्यूज़िक इंडिया के पास और अलग-अलग म्यूज़िक कंपोज़र के पास इस फ़िल्म के गानों को गवाया गया था, सॉरी म्यूज़िक दिलवाया गया था। ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है लाइगर हंट थीम, जिसके लिरिक्स लिखे हुए फरहाद भिवंडीवाला ने, म्यूजिक दिया है विक्रम मोंत्रोसे ने, सिंगर थे फरहाद भिवंडीवाला। वहीं पे इस फिल्म का दूसरा गाना यानी कि अकड़ी पकड़ी, जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहसिन शेख, अजीम दयानी ने, जहाँ पे म्यूजिक दिया हुआ लिजो जॉर्ज, डीजे चेतास और सुनील कश्यप ने, सिंगर थे देव नेगी, पवन पांडे और लिजो जॉर्ज। तीसरा गाना है वाट लगा देंगे, जिसके लिरिक्स पूरी जगन्नाथ जो फ़िल्म के डायरेक्टर है उन्होंने खुद लिखे हुए थे, म्यूज़िक दिया हुआ था सुनील कश्यप ने और उसको गाया हुआ है विजय देवरकोंडा ने। आफ़त, वो गाना के लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने, सिंगर यानी कि म्यूज़िक डायरेक्टर थे तनिष्क बागची, सिंगर थे ज़रा एस खान और तनिष्क बागची। पाँचवा गाना है कोका 2.0, जिसके लिरिक्स लिखे हुए जानी लीजो जॉर्ज ने, म्यूज़िक दिया हुआ था जानी लीजो जॉर्ज और डीजे चेतास, जिसको गाया हुआ सुखे और लिसा मिश्रा ने। छठा गाना है अटैक, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे फरहाद भिवंडीवाला ने, म्यूजिक दिया हुआ है विक्रम मोंत्रोसे ने, गाया हुआ है फरहाद भिवंडीवाला ने। सातवां गाना है मंचली, जिसके लिरिक्स लिखे थे फरहाद भिवंडीवाला ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष्क बागची ने, सिंगर थे जहरान एस खान और फरहाद भिवंडीवाला। आठवां गाना मेरा बनेगा तू, जिसके लिरिक्स लिखे कुणाल वर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष्क बागची और गाया हुआ है लक्ष्य कपूर ने। तो इस तरह से टोटल 8 गाने थे, जिसकी लेंथ है 22 मिनट 6 सेकंड। इन सभी गानों को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम इन सभी वर्जन में क्रिएट किया गया था। सभी गानों के जो राइट्स है सभी वर्जन्स के वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ही पास है। तो हिंदी वर्जन के गाने वो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। वहीं पे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन के जो गाने हैं वो सभी गाने सोनी म्यूजिक साउथ के ऊपर यूट्यूब पे ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये सभी गाने अलग-अलग लैंग्वेजेस में आप फ्री में ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फ़िल्म की कास्ट के ऊपर, कौन-सा एक्टर कौन-सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, उसके बाद कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे। इस फ़िल्म का जो टाइटल किरदार है लाइगर, उसका प्ले किया हुआ है विजय देवरकोंडा ने। तान्या पांडे वो रोल प्ले कर रही है अनन्या पांडे। रम्या कृष्णन ने बालमणि का रोल प्ले किया हुआ है। रोनित रॉय को क्रिस्टोफर का रोल दिया गया था जो एमएमए के कोच थे। विष्णु रेड्डी ने इस फ़िल्म में संजू पांडे का रोल प्ले किया हुआ है। अली ने इस फ़िल्म में अली भाई का रोल प्ले किया हुआ है। मकरंद देशपांडे ने एक बोले तो मोहल्ले का एक वसूली वाला जो रोल था वो उनको दिया गया था, लेकिन कैरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ था। गेटअप श्रीनु ने गणपत का रोल प्ले किया हुआ था। चंकी पांडे ने एज अ पांडे यानी कि तन्या और संजू के फादर का रोल प्ले किया हुआ है। माइक टायसन आपको इस फ़िल्म में मार्क हेंडरसन के रोल में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस फ़िल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। कहानी के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं। लाइगर यानी कि विजय देवरकोंडा, उनका एक ही सपना है कि वो नेशनल एमएमए चैंपियनशिप जीते और वो और उनकी माँ यानी कि रम्या कृष्णन दोनों इस सपने को फुलफिल करने के लिए मुंबई आ जाते हैं। लाइगर को ट्रेनिंग के लिए एमएमए में जाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए और वो ट्रेनिंग एक ही आदमी दिलवा सकता है, जहाँ पे उसका नाम है नन अदर देन क्रिस्टोफर। अब इनके बीच में एक आ जाती है अनन्या पांडे नाम की लड़की, जो लाइगर यानी कि विजय देवरकोंडा से प्यार करने लगती है, जिसका नाम है तानिया। वो एक पैसे वाले की लड़की है, लेकिन आगे जाते कुछ ऐसा ट्विस्ट क्रिएट होता है जिसके चलते वो लड़की उसके ऊपर चीट कर देती है। अब बाकी की कहानी यही है कि अब वो दिल टूटा आशिक लाइगर किस तरह से अपना कमबैक करेगा, किस तरह से इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप जीतता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी बनाती है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्लस पॉइंट्स की, तो विजय देवरकोंडा ने इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। उनका जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। जिस तरह से वो स्टेमर करते, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ है। सेकंड हाफ में ख़ास करके अच्छी तरह से उन सभी चीज़ों को हैंडल किया हुआ था। अनन्या पांडे ने अपने रोल में जितना भी काम था, उसमें जो एक रिच गर्ल वाला किरदार था, उस किरदार का वैसे फ़िल्म की कहानी के साथ उतना कुछ ख़ास लेन-देन नहीं था, लेकिन जो भी किरदार था उसमें वो ठीक-ठाक नज़र आ रही थी।
अली ने डिसेंट वे में अपना रोल प्ले किया हुआ है, उनका एक कैमियो रोल ही बोल सकते हैं। गेट ऑफ श्रीनु अपने रोल के साथ थोड़ी बहुत कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं। रम्या कृष्णा ने विजय देवरकोंडा की माँ के रोल में काफी बढ़िया काम किया हुआ है, उनके इमोशंस को उन्हें बढ़िया तरीके से कन्वे किया हुआ है। रोनित रॉय एक इम्प्रेसिव कोच का रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं, काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने डिलीवर किया हुआ है वो रोल। माइक टाइसन ने इस फिल्म में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। इस फिल्म के एंड में उनका सीक्वेंस आता है जहाँ पे उनके विजय देवरकोंडा के साथ जितने भी सीन्स क्रिएट किए हुए उसको काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है। एमएमए फाइट सीक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था वो कोरियोग्राफर की तारीफ करनी पड़ेगी। काफी बढ़िया तरीके से सभी एक्शन ब्लॉक को उन्होंने स्टाइलिश तरीके से क्रिएट किया हुआ था। इस फिल्म में आपको विजय देवरकोंडा जो स्टेमरिंग वाला एक एक्ट करते हुए नजर आते तो कुछ हद तक तो आपको वो पसंद आता है, लेकिन धीरे धीरे वो स्टेमरिंग काफी ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से जो डायलॉग फ्री फ्लो के साथ बोलने चाहिए थे, जिसकी वजह से वो डायलॉग डिलीवरी की इम्पोर्टेंट में जगह पे जो एक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ पाता है। वहां पे पूरी जगन्नाथ की थोड़ी वो गलती थी। अगर वो डिसेबिलिटी वाला किरदार ना लिखते तो भी चल जाता, क्योंकि इस किरदार में मास अवतार का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो काफी डल तरीके से दिखाया जाता है। अदरवाइज रखते भी तो भी स्टेमरिंग का जो पोर्शन था उसको थोड़ा शॉर्ट रखना था, यानी कि काफी ज्यादा हकलाए हुए बताए हुए अगर थोड़ा कम रहता तो थोड़ा और बेहतर होता। इस फिल्म की कहानी काफी छोटी है, स्टोरी लाइन में उतना कुछ कुछ बड़ा नहीं है, कोई प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है फिल्म में। हीरो की जर्नी भी कुछ ऐसी आधी अधूरी पकाई हुई नजर आती है। लव स्टोरी को फोर्सफुली ऐड किया हुआ ऐसा नजर आ रहा था, वो सभी चीजें कुछ खास इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रही थी। फिल्म का पहले हाफ में स्टोरी को थोड़ा डिसेंट वे में हैंडल करने की कोशिश की हुई है, जहाँ पे कुछ गाने सुनने को मिलते जो डिसेंट थे, लेकिन सेकंड हाफ जिस तरह से दिखाया हुआ है वो पूरा लॉजिकलेस नजर आता है। जहाँ पे विजय की जो जर्नी है यूएस तक की दिखाई गई है, जिस तरह से वो फेमस होता है उसको सभी चीजों को दिखाया हुआ है, वो थोड़ा ओवर द टॉप नजर आता है। इसके अलावा इस फिल्म में जो इमोशनल कनेक्शन दिखाने की कोशिश की हुई है वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट करता हुआ नजर आता है। इस फिल्म में जो एक ट्विस्ट दिखाया हुआ है अनन्या पांडे को लेकर वो पूरी तरह से सिली नजर आता है। उसको ज़रा भी ढंग से हैंडल नहीं किया हुआ था, क्योंकि वो सभी चीज़ें प्रेडिक्टेबल थी, फ़िल्म की कहानी पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल थी। माँ का जो सेंटिमेंट दिखाया हुआ है उसको काफ़ी लाउड दिखाया हुआ है, वो प्रॉपर डेप्थ वाला नज़र नहीं आता है, वो कनेक्शन नहीं बैठ पाता है। इसके अलावा इस फ़िल्म में काफ़ी सारे हाई मोमेंट देखने की हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पूरी फुलफ़िल नहीं हो पाती, फुलफ़िल नहीं हो पाती है। बाई चांस आपको एक आध कोई ऐसा हाई मोमेंट देखने को मिलेगा, अदरवाइज विजय देवरकोंडा को जिस तरह से पूरी जगन्नाथ ने क्रिएट किया हुआ है वो काफी डिसअपॉइंटिंग नजर आता है। उनके किरदार की बात कर रहा हूँ। टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफी नीट रखी गई थी, कैमरा वर्क फिल्म का अच्छा था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में हिंदी गाने कुछ ठीक ठाक नजर आ रहे थे, लेकिन वो गाने उतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाल रहे थे, फिल्म की कहानी को रोक रहे हो ऐसा नजर आ रहे थे। कुछ गानों की जरूरत भी नहीं थी। बीजीएम फिल्म का उतना कुछ खास नहीं था, थोड़ा और बेटर वे में क्रिएट किया जा सकता था। प्रोडक्शन डिजाइन का यूज थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे, प्रोडक्शन डिजाइन बेहतर वे में की जा सकती थी। डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ ने इस फिल्म में पूरी तरह से जो हाइप क्रिएट हुई थी उसके ऊपर जी नहीं पाते। वो जिस तरह से कहानी को लिखे है, उसको जिस तरह से नरेट किए हुए, जिस तरह से लिरिक डायरेक्टर का जो किरदार लिखा हुआ था वो सभी चीजें क्लियरली नजर आता है कि जल्दबाजी में निपटाई हुई ऐसा नजर आ रहा था। कुछ भी फिल्म की कहानी के साथ सही नहीं जा रहा था। हीरो को स्टेमरिंग करना काफी बेकार तरीके से फोर्सफुली एड किया हुआ ऐसा नजर आता है, वो वर्क नहीं कर पाता है। पूरी जगन्नाथ अपने फिल्मों में हीरो के किरदार को एलिवेट करने के लिए जाने जाते, जहाँ पे इस फिल्म में वो पूरी तरह से फेल होते। माइक टायसन का यूज़ प्रॉपर वे में नहीं किया हुआ है, स्टोरी के एंड में उनको लाया हुआ है, जिस तरह से उनका किरदार लिखा हुआ है उसको काफ़ी सिली मैनर में लिखा हुआ था। फिल्म में जो डायलॉग सुनने को मिलता है, जो इमोशंस देखने को मिल रहा है वो पूरी तरह से मिसिंग नज़र आता है। स्पोर्ट्स ड्रामा जिस तरह से उन्होंने क्रिएट किया हुआ था वहाँ पे कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आते। फिल्म की कहानी को जिस तरह से हैंडल किया हुआ है वो भी रूटीन नज़र आता है। फिल्म में जितने भी ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलता है, जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, वो कोई भी किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट का ऑडियंस में क्रिएट नहीं कर पाता है। फिल्म में बहुत ही कम ऐसे मोमेंट नज़र आएँगे जो आपको हाई लगेंगे। इसके अलावा जो कॉमेडी है, जो एक पैट्रियोटिक डायलॉग है, वो उतने कुछ खास उन्होंने क्रिएट नहीं किए, जिसकी वजह से मास ऑडियंस इन सभी चीज़ों से अट्रैक्ट हो पाती।
ऑन एंड होल कह सकते हैं कि लाइगर एक ऐसी फ़िल्म है जिसकी जो हाइप क्रिएट हुई थी उसके हिसाब से वो नहीं जा पाती है। वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करती हुई नज़र आती है। फ़िल्म की कहानी वेफर थिन स्टोरी लाइन थी, ऐसा बोल सकते हैं। स्टैमरिंग का जो विजय का एक्ट था, जिस तरह से प्रोसीडिंग को फटाफट निपटाया हुआ है, वो सभी चीज़ें फ़िल्म के ड्रॉबैक में आती है। इसके अलावा इस फ़िल्म में कुछ मास मोमेंट देखने को मिलते हैं, जो विजय का ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, वो एक आध चीज़ है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। विजय देवरकोंडा ने पूरी तरह से इस फ़िल्म को हैंडल करने की कोशिश की हुई थी, लेकिन उनकी परफ़ॉर्मेंसेस भी इस फ़िल्म को उस लेवल के ऊपर पहुँचा नहीं पाती है। अब हम बात करें इस फ़िल्म को देखना चाहिए कब, कहाँ पे, किसे देखने को मिलेगी, रिलीज़ डेट क्या थी, वो सभी चीज़ों के ऊपर 25 अगस्त 2022 को इस फ़िल्म को 138 मिनट के रन टाइम के साथ यूएस सर्टिफ़िकेट के साथ थिएटर में पैन इंडिया लेवल पे रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे टोटल 5 लैंग्वेज थी, जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम लैंग्वेज शामिल थी। इस फ़िल्म को जब रिलीज़ किया गया, एक बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी। 9 सितंबर 2021 को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी कि ये फ़िल्म जनवरी 2021 में अनाउंसमेंट हुई थी कि ये फ़िल्म सितंबर 2021 में आएगी, 9 सितंबर 2021 में। लेकिन प्रोडक्शन डिले होने की वजह से बाद में इस फ़िल्म को 25 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया है, जहाँ पे फ़िल्म के जो थिएट्रिकल राइट्स थे वो करीबन 81 करोड़ में बेचे गए थे। और विजय देवरकोंडा ने अपने करियर में जितनी भी फ़िल्में की हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा राइट्स बिकने वाली ये फ़िल्म साबित हुई थी। हालाँकि लाइगर तक जितनी भी उन्होंने फ़िल्में की हुई थी, उसमें सबसे महँगी फ़िल्म लाइगर ही थी, करीबन 100 सवा 100 करोड़ का बजट था। इस फ़िल्म के जो सैटेलाइट ओटीटी राइट्स थे, उसको भी काफ़ी भारी रकम में बेचा गया था, म्यूज़िक राइट्स को भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था। तो ओवरऑल मेकर्स ने काफ़ी सारा प्रॉफ़िट ज़रूर किया होगा, भले थिएटर में फ़िल्म प्रॉपर वर्क नहीं करी है, लेकिन जिस तरह से बॉक्स ऑफिस के अलावा इस फ़िल्म ने दूसरा जो कलेक्शन करके दिखाया हुआ है सैटेलाइट, ओटीटी और म्यूज़िक डिपार्टमेंट से, वो काबिल तारीफ़ है। वहाँ पे ये फ़िल्म आसानी से प्रॉफ़िटेबल वेंचर साबित होती है। अदरवाइज़ थिएट्रिकल रन के हिसाब से देखें तो फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी। जहाँ पे इस फ़िल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था। आईएमडीबी पे करीबन फ़िल्म को 44,000 वोट मिले हुए थे, जिसमें 3.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फ़िल्म ऑडियंस ने किस तरह से नकार दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस फ़िल्म को जब ओटीटी पे रिलीज़ किया गया, तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के पास है, जहाँ पे उन्होंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फ़िल्म को ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है। वहीं पे सैटेलाइट चैनल स्टार और स्टार गोल्ड 2 के ऊपर ये फ़िल्म आपको देखने को मिलेगी। स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर इस फ़िल्म को हिंदी वर्ज़न में लाइगर के नाम से प्रीमियर करवाया जाएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर लाइगर फ़िल्म आपको देखने को मिलेगी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम वर्ज़न में, हिंदी वर्ज़न के साथ। इसके अलावा इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से इस फ़िल्म को यानी कि लाइगर फ़िल्म को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। तो बस गाइज़, इस फ़िल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दिए। फ़िल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफ़िशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दे दी है। फ़िल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फ़िल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है। फ़िल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है, जहाँ पे मैंने आपको स्टोरी के ऊपर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस करके दी हुई है। इसके अलावा इस फ़िल्म की जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट, स्टार कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट है, उनके परफॉर्मेंसेस, उनकी मेहनत के ऊपर हमने बातचीत कर ली है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।